सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक सर अभी थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक हम कार्यक्रम को उनकी आज्ञा से शुरू करते हैं। आज की जो व्याख्यानमाला है, सर ने आपको अभी थोड़ा सा परिचय दिया है। आचार्य कुंद इन्हें किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। आचार्य कुंद की कीर्ति के संदर्भ में केवल मैं 2 लाइनें बताता हूँ। आप सभी परिचित हैं इससे कि इनकी कीर्ति का जो यशगान है वो एक मंगल पाठ से ही आपको मालूम पड़ जाता है। मंगलम भगवदो वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कोण कुंदाई जैन धम्मोत्तु मंगलम। तो इसी से आचार्य कुंद के विषय में हमें जानकारी मिल जाती है, इनके यश के संदर्भ में जानकारी मिल जाती है। आचार्य कुंद ने अपना जो लेखन किया, जो उन्होंने उनका जो भी रचित ग्रंथ है उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। वो उस समय की जड़ भाषा थी और उन्होंने सौरसेनी प्राकृत को इसका माध्यम दिया। उनका जो यह श्रेष्ठ साहित्य है वो उन्होंने किसी भी यश और कीर्ति के संदर्भ में नहीं लिखा कि भाई मुझे कोई यश चाहिए या कीर्ति चाहिए। उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि स्व पर कल्याण की भावना से उन्होंने अपने ग्रंथों का लेखन किया। किसी भी जाति धर्म विशेष को ध्यान में रखकर ये काम नहीं किया गया। ये उन्होंने सभी धर्मों को ध्यान में रखकर किया। दर्शन का आप जब कोई भी अध्यात्म या दर्शन के विषय में पढ़ते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आचार्य कुंद का नाम नहीं सुना है। आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर सुषमा मैम, वो आपको इसकी और जानकारी देंगे। हम इसकी कार्यक्रम की जो शुरुआत है करते हैं। मैं सप्रिय विधि के लिए अतिथियों को आमंत्रित करता हूँ। जल चंदन अक्षत पुष्प दीप नैवेद्य धूप अति फल लावे। पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने सुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमयी। सो जिन वरवाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिन के विद्यार्थी श्री संदेश जी से अनुरोध करता हूं कि मंगलाचरण करें। सब्बाणं पागदानुरागिणं प्रणमो। पागदस्य सिरमोरो पमुहो अधिप्पा चीर्ण आयरिया पुष्पदंत सामीयो छखंडागम ग्रंथस्य मंगलाचरणेन सहाहो प्रारंभं करेमि। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो गुवच्छायाणं णमो लोये सव्वसाहूणम्। प्रसंगानुसारेण दाणीं कलिकाल सव्वण्णु आयर्य कुंद कुंदस्य एवो पबुद्ध ग्रंथो पवयण सारस्य मंगलाचरणम् अपि करेमि। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोलघादिकं ममलं पडमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। अब हिंदी भाषा में ही प्राकृत भाषा के महत्व को बताने वाली
गीतिका प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी के द्वारा लिखी हुई, वो मैं पढ़ रहा हूँ, जिससे हिंदी भाषा में प्राकृत भाषा का महत्व हम सबको समझ में आएगा। हाँ, मैं ही तो प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। इस भारत के हर जनमन की मैं ही तो दुलारी भाषा हूँ। कृत युग में आदि ब्रह्म बोले, सतयुग में हरिश्चंद्र बोले, मैं पौम राम और लखन की अति प्रिय रही जन भाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। द्वापर युग में नारायण अरु रिष्ट ने विमुख बोली गई, नारायण ने राधा मुख से गोविंद संज्ञा इससे ही गई। बच्चों की तोतली बोली की मैं तो ही सृजनहारी हूँ, सीता राधा सावित्री की हर नारी मन की प्यारी हूँ। सिया राम अरु राधे श्याम वंदन में नारी करती प्रधान, यो आदि आबादी की अति प्रिय मैं ही मनहर भाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। दुनिया के दलित पिछड़े जन मुख से बोली एक ही भाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। मैंने को राजवंश द्वारा राजभाषा बनकर सोही, मौर्य चेदी सतवाहन के राजाओं के मन मोही। कलचुरी गंग सूर्य चंद्र वंश के नृपों की मैं सहचरी बनी, इस देश के इतिहासों की मैं इकलौती परिभाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। साहित्य काव्य अनुच्छंदों की चिरकाल स्वरित परिभाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। मैं सोर सेणी मगही पैसाची महरठी आदि रूप महकी, मैं महावीर बुद्धादि के नंदन वन कूक बनी चहकी। मुझे विद्यापति सूर तुलसी जन कवियों ने था अपनाया, प्राकृत कवियों को कर प्रणाम निज ग्रंथों को था सिरजाया। सिंधु सभ्यता की मुहरों पर अंकित हुई जन भाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। मैं तो बृहत्तर भारत के आर्यावर्त के घर घर गूंजी, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हर जन के वचनों की पूंजी। नहीं जाति भेद नहीं पंथ भेद, हर जनमानस को अपनाती, इसीलिए तो मैं इकलौती राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा हूँ। हाँ, मैं प्राकृत भाषा हूँ, भारत की ही जन भाषा हूँ। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर गाया आपने। सबसे पहले तो इसके लिए हम आदरणीय सुदीप सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने प्राकृत भाषा को गीतों के मोतियों में उन्होंने संजोया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन सर से निवेदन करता हूं कि वे स्वागत भाषण कहें। प्रमोजीर्णाणम जिद भवाणम। माननीय कुलपति जी के सन्निधि को स्मरण करते हुए, वो ऊपर ही हैं, एक मीटिंग में है और उन्होंने कहा मैं तुरंत मीटिंग पूरी करते, ऑनलाइन मीटिंग पूरी करते ही आ रहा हूं। मैं बहुत हर्षित हूं इस कार्यक्रम के लिए। पिछली व्याख्यान वो कार्यशाला में आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंह जी, जिन्हें मैं बहुत आत्मीय भाव से अपनी दीदी बोलता हूं, उन्होंने सहज स्वीकृति दी कि इस व्याख्यान माला का व्याख्यान वो प्रस्तुत करेंगी। यद्यपि स्वास्थ्य की भी अनुकूलता नहीं है, आजकल आवागमन उतना सुगम नहीं है, परेशानी होती है, पर उसके बावजूद आपने अपने
समय निकाला, स्वीकृति दी और चल के आई। व्याख्यान भी पहले से तैयार करके भेजा। मैं किन शब्दों में आपकी कृतज्ञता व्यक्त करूं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मैं स्मरण करना चाहता हूं हमारे इस संस्थान के प्रमुख माननीय कुलपति जी को। जो ही हमने उनको इसका प्रस्ताव किया, उन्होंने सहज उसकी सहर्ष स्वीकृति दी। यद्यपि वह आज भले ही इतिहास हो, लेकिन इस संस्था के एक एक कण में प्रतिध्वनित हैं, जिन्होंने इस संस्था में प्राकृत की स्थापना कराई, संस्कृत को बढ़ाया, बनाया और कहां से कहां रात्रि पाठशाला से लेकर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय तक की गरिमा को दिलवाई। वे हैं परम सम्मान्य प्रोफेसर मंडर मिश्र जी। उनके स्मरण के बिना हम कभी ना आज तक आगे बढ़े हैं, ना कभी आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता ही रहा था सर कि जब प्राकृत का यूजीसी नेट से हटा दिया गया, वो गए और चेयरमैन के रूम में जाके बैठे, कहते ये अगली मीटिंग में पास होके इस तरह से पास करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बहुमत इसको कभी हटा नहीं सकता। ये भारत की प्राचीनतम भाषा है। ये कह के यूजीसी नेट में जिन्होंने इसको परमानेंट स्थान दिलाया, अलग कोड दिलाया, वो परम आदरणीय डॉक्टर मंडन मिश्र जी को मैं कभी नहीं विस्मृत कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता और करना ही नहीं चाहिए। ये कृतज्ञता की हमारी परंपरा है और उसका पालन हमें करना ही चाहिए। मुझे स्मरण आया हमारे आत्मीय मित्र प्रोफेसर उपेंद्र राव जी का। कल मैंने उनसे फोन किया, बात हुई तो बोले आ जाऊंगा मैं। मुझे खुशी की बात है। प्राकृत की बात चले, पाली की बात चले और मैं ना आऊं, ऐसा हो नहीं सकता। उनकी इस सहजता का मैं बहुत कायल हूं। यद्यपि वो बहुत व्यस्त हैं और आजकल मंत्रालय में आपका स्तर, आपका दर्जा, आपकी मांग बहुत बड़ी है। क्यों? अपने गुणों के कारण, आपकी सेवा भावना के कारण और आपकी प्रतिभा के कारण उन्होंने सहज स्वीकृति दी और सहज ही पधारे। हम आपका वाचिक रूप से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वनाम धन्य प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर मंडल मिश्र जी के सुपुत्र प्रोफेसर भास्कर मिश्र जी, वह इसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, एक्टिंग वाइस चांसलर रहे, और उनकी सहधर्मिणी प्रोफेसर रश्मि मिश्रा जी, आप भी हमारे निवेदन पर कार्यक्रम में पधारे। आपका हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साहित्य संस्कृति पीठ की वर्तमान प्रमुख प्रोफेसर कल्पना जैन जी, उन्होंने भी अपना समय निकाला और इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में हैं। यद्यपि वो हमारे विभाग की अंग है, कोई अलग नहीं है, हमारे ही साथ काम करते हैं हम लोग मिलजुल के। तो उन्होंने भी अपने अन्य पीठ प्रमुख के दायित्वों से थोड़ा समय निकाल करके इसमें अपना समय लिया। और इसके अलावा जो कई प्राकृतानुरागी ऑनलाइन जुड़े, जब मैंने इसकी ऑनलाइन लिंक बनवाई, लोगों ने कहा हम सब लोग हर जगह से आ नहीं सकते, लेकिन इस कार्यक्रम को हम जुड़ के देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, इसमें क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको हम पहचानना चाहते हैं। जो ऑनलाइन जुड़े हैं उन सभी का भी मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और हमारे छात्रों का, हमारे यहाँ के सहकर्मियों का, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं इस वाचिक परंपरा को संक्षेप में यही विराम देना चाहता हूं और साथ ही स्मरण करना चाहता हूं परम सम्मान्य आचार्य कुंद, जिनके नाम से व्याख्यान माला है। सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं, विस्तार नहीं करना चाहता। ये बात है 1900 लगभग 92-93 के, नहीं उसके पहले 1990 के आसपास की बात है। यहां पर एक आयोजन किया गया कि पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाए। तो पूरे यूनिवर्सिटी के सारे विभागों के पाठ्यक्रम को अपडेट किया जाना था। उस समिति के अध्यक्ष थे मेरे मार्गनिर्देशक गुरुवर प्रोफेसर रामचंद्र द्विवेदी जी, आप सुपरिचित होंगे नाम से, और बाकी टीम थी। जब मैंने इसका पाठ्यक्रम बना के दिया तो लगभग 25 पेपरों में 8 पेपर में मैंने आचार्य कुंद के ग्रंथ रखे। वो विषय था जैन दर्शन विभाग का। जैन दर्शन का तो है ही,
तो उस समय किसी ने व्यंग्य किया कि 8 पेपर अकेले एक आचार्य के, और कोई नहीं था। मैं चुप रहा, चूंकि मैं काफी यंगर था। प्रोफेसर द्विवेदी जी बोले कि इसने तो इतने ही रखे हैं, मेरा बस चले तो 25 के 25 पेपर आचार्य कुंद कुंद के रख दूं, कुंद कुंद को माइनस कर दो तो जैन दर्शन में कुछ बचता नहीं है। इतने बड़े आचार्य के नाम से उनका 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे जिन्होंने, 84, आज तक के इतिहास में कोई एक लेखक के 84 ग्रंथों की प्राचीन रचना नहीं मिलती। उन्होंने प्राकृत भाषा को, इसके साहित्य को संजीवनी प्रदान की। मैं उनका परिचय इसमें दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे, सबको दे देना बेटा, ताकि एक बार आपको पता तो चले कि वो क्या थे, क्या कार्य किया उन्होंने और किस तरह कार्य किया। दक्षिण में थे, उनकी जन्मभूमि आपके नजदीक कोणकुंडला गुंटकल के पास, उनकी कर्म भूमि पोन्नूरमलई तमिलनाडु में है, और उनकी समाधि भूमि कुंदाद्री साउथ कर्नाटका में। ऐसी स्थिति में मैं आप उन आचार्य ने पूरे देश को प्रभावित किया, पूरी आमनाय को प्रभावित किया, उनका मैं सादर स्मरण करता हूं इस प्रसंग में। और अब औपचारिक स्वागत की विधि को मैं प्रारंभ करना चाहता हूं। माननीय कुलपति जी को संदेश है, वो आएंगे ही, वहां से फ्री होते ही। हाँ, मैं देख सर्वप्रथम हमारे मुख्य वक्त्री प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं निवेदन करता हूं, डॉक्टर कल्पना जी से बुलाइए। यदि नहीं हो तो कई बार इसका भी खेद लगता है। मर्यादा संस्कृत अकेडमी का अध्यक्षता का मामला जरा इकट्ठ है, डायरेक्टर नहीं और करवा आप आज तिलक करिए मैम को, आपसे कह रहा हूँ तिलक करिए। देखिए मैचिंग मैचिंग साहित्य लाऊंगा मैं बैठ करूंगा। मैं बोलने वाला था, बोल सब साहित्य भेंट करने का श्रेय मैं लेना चाहता हूं। इसके साथ ही प्रोफेसर उपेंद्र राव जी के स्वागत के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत होना चाहता हूं। इतनी सहजता से आपके प्रति कृतज्ञ हैं। व्यस्तता के बाद विशेष वक्तव्य के लिए प्रोफेसर उपेंद्र सर से मैं निवेदन करता हूं कि वे अपना वक्तव्य हमें प्रदान करें। संस्कृत बताने हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा सभा कल्पतरुम बंदे। मुझे
आज बहुत दिन के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आके बहुत ही आनंद मैं महसूस कर रहा हूँ। आज के सभा में हमारे आदरणीय वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जी और प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी आएंगे अभी, प्रोफेसर कल्पना जैन जी और विकास चौधरी जी और सारे समस्त उपस्थित विद्वज्जन छात्र छात्राएं। ये मैं तो एक प्रकार का बहुत ही एक आनंद इसलिए महसूस कर रहा हूँ, उसमें मैं साक्षात प्राकृत का बड़ा कोई विद्वान नहीं हूँ, भले ही जैन जी सब बोले हैं, स्नेह से बोले हैं, लेकिन मुझे 2-3 विषयों से हमारा बहुत ही आज का कार्यक्रम बहुत ही रिलेवेंट है। एक तो अभी मैंने ये देखा, अभी जस्ट देखा तो आचार्य कुंदकुंद देव की जन्मभूमि कोड़कोंडला वर्तमान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर नामक कर्नाटक सीमांत जिला में, जो कि अनंतपुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर में उपस्थित है। यहाँ ये लिखा है ना। तो मैं लगभग 35 साल से पहले हमारा जो अभी ये जो कोड़कोंडला जो है, हमारा श्वशुर गृह से हम लगभग एक आधा घंटे में वहां जा सकते हैं। तो मैं जब गया तो हमारे श्वशुर जी बोले हैं, श्वशुर जी उन दिनों में विश्व हिंदू परिषद के आंध्र प्रदेश के मंत्री थे। तिरुपति में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उन्होंने ही कराया था, बहुत जोनालगड्डा आदिशेषय्या जी। तो उस समय में आंध्र प्रदेश ही था, तेलंगाना तो नहीं हुआ था। वैसे तो मैं तो अभी तेलंगाना होने के बाद आई बिलोंग टू तेलंगाना, लेकिन उस समय में आंध्र प्रदेश में जब हम गए थे तो हमारे ससुर जी वहां ले गए। वो बोले हैं कि हम सुने हैं यहाँ कोई जैन का स्थान है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप पाली पड़े हैं करके मुझे अपना जो छोटा गाड़ी, उन दिनों टीवीएस होता था उनके पास वो मुझे पीछे मैं बैठा हूँ, वो गाड़ी चलाते हुए वो कोड़कोंडला मुझे ले गए। कोड़कोंडला ले जाने के बाद वहाँ देखा मैंने जाके, वहाँ एक पत्थर उसमें लिखित एक इंस्क्रिप्शन शिलालेख भी छोटा सा है कोई, लेकिन वहाँ कोई एक मूर्ति जैसा थी, भगवान की मूर्ति है, उसकी पूजा करते थे कभी कुछ लोग, इतना ही था और कोई वहाँ कुछ विशेष रूप में कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला जब आचार्य कुंदकुंद तो इतना बड़ा आचार्य है, तो ये स्थान ऐसा है तो आपको कुछ ना कुछ यू शुड टेक सम इनिशिएशन। तो वो बोले मुझे ले गए उस ग्राम का जो वो है, जो पटवारी जो जैसा होते हैं ग्राम अधिकारी, जो एक रेड्डी जी थे वहाँ, उनके घर मुझे ले गए। तो मैं वहाँ गया, उनके घर जाके उनको मैंने बताया, देखिए आचार्य कुंदकुंद तो बड़ा आचार्य होते हैं, तो उनके जन्म स्थान तो मैं देखा, बहुत अच्छी, आपको बहुत ही हर्षित होना चाहिए, यू शुड बी प्राउड ऑफ दिस थिंग दैट आचार्य कुंदकुंद के जन्म स्थान यहाँ है, लेकिन उसको डेवलप करना चाहिए आप करके मैंने रेड्डी जी को बताया था। तो बताने के बाद वो सोचे चलो हम कुछ करेंगे, बेंगलुरु से कुछ लोगों से हम संपर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ से बेंगलुरु पास में पड़ता है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट कर्नाटक के बॉर्डर में होता है, अनंतपुर जिला गुंडकल। तो हमारा श्वशुर गृह है, मैं वहाँ गया था, वही मैं सुना रहा हूँ। तो उसके बाद उन्होंने बातचीत हुई और उसके बाद मैंने उनको समझाया कुंदकुंद का क्या महत्व होता है ये करके। तो बाद में कुंदकुंद के विषय में, आचार्य कुंदकुंद के विषय मैं भी पढ़ना शुरू किया थोड़ा बहुत। मैं तो उस समय में बहुत, आई वाज सो यंग, 35 साल से पहले की बात है ये। तो बहुत ही विशिष्ट आचार्य है और मेरे पास कुछ पुस्तक भी मैंने लिया आचार्य कुंदकुंद के। तो वो कोड़कोंडला कुंदकुंद के जन्मस्थान में देखा, इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ।
देखिए, आंध्र प्रदेश में जो ऐसे महान अस्थि थे, आंध्र के बहुत लोगों को स्वयं पता ही नहीं है अभी तक। एक आचार्य कुंदकुंद, दूसरा आचार्य नागार्जुन जी, दोनों वहीं से आ रहे हैं। तो जैसे मैंने एक सभा में मैं जेएनयू में कहा था, आप जब जाएंगे आंध्र प्रदेश, वहाँ हर नाम में आप नागार्जुन का नाम देखें, नागार्जुना मेडिकल स्टोर, नागार्जुना कॉलेज, लेकिन नागार्जुन कौन है वो जानते ही नहीं वास्तव में। नाम तो सब जगह है। तो इस प्रकार का दो महान आचार्यों का वो जन्म स्थान है, और ये इसलिए बहुत ही आनंद का विषय। ये एक संबंध है आज कार्यक्रम आने में मेरा। और दूसरा संबंध है, मैं कोई प्राकृत का विद्वान नहीं हूं, जैन जी हमारे आदर से कहे हैं, केवल मैं पाली जानता हूं। और पाली जो है ना, पाली के बहुत सारे विशेषताएं हैं, और शब्द निष्पत्ति के विषय में जो थियरीज है, उसमें एक थियरी ये है, पाली शब्द बना कैसे करके उसमें बहुत सारी चर्चाएं हैं। उसमें बहुत सारी चर्चाएं, उसको हम नहीं लेंगे, समय नहीं है अभी। लेकिन एक व्यू ये है, एक सिद्धांत ये है कि पाली शब्द प्राकृत शब्द से आया है, शब्द से आया है। पाली तो प्राकृत भाषा है, हम जानते हैं, लेकिन पाली शब्द कैसे निर्मित हुआ, व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ पाली, वहां डिस्कशन हुआ है। क्योंकि कुछ लोग बोले हैं, देखिए, इमानी भंते धम्म पलिया यानी करके अशोक के शिलालेख में, इसलिए पलियाई से ही पाली आया है, क्योंकि पलियाई मतलब भगवान बुद्ध का उपदेश है, इसलिए वो पाली मतलब भगवान उपदेश ही है। पाली इज धर्म वचना, बुद्ध वचना ओनली। तो इस प्रकार का है। लेकिन पाली शब्द के व्युत्पत्ति में बहुत सारी व्युत्पत्तियों को, कुछ लोग बोले प्रालय के शब्द से आया है, कुछ लोग बोले पल्ली शब्द से आया है, कुछ एक विद्वान बोले प्राकृत शब्द से पाली शब्द आया है। प्राकृत शब्द वास्तव में पा काटा, पा अला, पा अड़ा, उसके बाद पा अला हो गया, पाली हो गया करके उन्होंने सिद्ध किया है। तो ये भी एक हमारा आज कार्यक्रम में बहुत रिलेवेंस है। शौर्य सेनी के विषय में हम तो जब हम काव्य शास्त्र पढ़ा रहे थे, बहुत पढ़ाते थे, उस समय में कर्पूर मंजरी क्या जब आते थे, उस समय में हम बहुत उसके स्मरण करते थे। ये प्राकृतों की, समग्र प्राकृतों की जो स्थिति है, देखिए, जैसा आप गीत में लिखे हैं, एक समय में समग्र जम्बू द्वीप में बोल रहा हूं, आज के भारत नहीं, आज के भारत बहुत छोटा हो गया है। जम्बू द्वीप में जो प्रचलित होने वाले बोलचाल की भाषा है, वो प्राकृत भाषा है। तो प्राकृत भाषाओं का जो क्षेत्र बहुत विस्तृत था, प्राकृत भाषाओं का प्रभाव उधर स्लाविक भाषाओं के ऊपर भी है, और इधर आपको यूरोपियन भाषाओं के ऊपर भी है। इतना विस्तृत, क्योंकि उस समय में बोलने वाला, व्यवहार में रहने वाला प्राकृत ही भाषा थी। और उसमें शौरसेनी इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी ऑफ प्राकृत, क्योंकि शौरसेनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी, उत्तरी भारत की प्रमुख भाषा थी। ये नाटकों में प्रयुक्त होती थी, ज्यादा नाटकों में प्रयुक्त, जैसा इन्होंने कहा, सर ने कहा, शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यातु नाटके अथवा छंदतः कार्या देश भाषा प्रयुक्त भी, ऐसा वो बोले। नाट्यशास्त्र में 18 अध्याय में आता है। इतना ऐसा आचार्य भरत ने ऐसा बोल रहा है, हमको उसके जो महत्व हमको समझना चाहिए। शौरसेनम समाश्रित्य भाषा कार्यातु नाटके, कार्या इज गिविंग ए पोटेंशियल, कार्या मीन्स इज ए पोटेंशियल थिंग, पोटेंशियल मूड है, मतलब यू शुड डू सो इसलिए नाटकों में शौरसेनी का बहुत प्रयोग हुआ है। और बाद में शौरसेनी भाषा बाद में परिणत हो गई है, क्योंकि भाषा का लक्षण जो है ना, प्रवाह, नित्य प्रवाहमान होता है। परिणत जो होती है ना, वो विकसित जो होती है, परिवर्तमान जो रहती है, वही तो भाषा है। परिवर्तित होते होते हिंदी भाषा समूह के रूप में वो शौरसेनी भाषा परिवर्तित हो गया है। और पंजाबी के विकास में भी इसके महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी और पंजाबी भाषाओं के विकास में शौरसेनी ही पीछे है। शौरसेनी ही विकसित होकर के, परिणत होकर के हिंदी और पंजाबी भाषा हो गए। और जैन परंपरा में भी सभी जैनाचार्यों ने
अपने महाकाव्य और अच्छे अच्छे ग्रंथ शौरसेनी में ही लिखे हैं। और सामान्यतः उन समस्त ये जो प्राकृत भाषाएं लोक भाषाएं थी, उसमें समस्त लोक भाषाओं का नाम प्राकृत था। और उसमें समस्त उत्तर भारत में प्रचलित थी, ये सारे उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित थी भाषाएं। मूलतः प्रदेश भेद से ही वर्णोच्चार, ये प्राकृत भाषा कैसे हो गए हैं? प्रदेश भेद से ही उच्चारण, वर्णोच्चारण, व्याकरण तथा शैली की दृष्टि से प्राकृत के अनेक भेद थे। प्राकृत के भेद, क्योंकि प्राकृत इज नॉट द नेम ऑफ वन लैंग्वेज, प्राकृत इज द नेम ऑफ द कलेक्टिव लैंग्वेज। प्राकृत इज द नेम ऑफ कलेक्टिव लैंग्वेज। बहुत लोगों को पता नहीं है प्राकृत जैसा गवर्नमेंट नाउ, ये तो एक अच्छी बात है कि भारत सरकार ने प्राकृत भाषा क्लासिकल भाषा के रूप में दर्जा जो दिया है, तो प्राकृत को दिया है क्योंकि वहाँ एकवचन का प्रयोग करते हैं। उसमें कुछ लोग ये भी पूछे, मुझे प्राकृत को भी दिए, पाली को भी दिए जी। अब एक बड़ा एक एम्बेसडर मुझे पूछे है, ये प्राकृत पाली एक है या अलग अलग है? वो बोले, मैं बहुत चिंता में पड़ गया, अब मैं कैसे उत्तर दूं उनको। बहुत सोच के बोला, वास्तव में ये एक ही है। मैंने बोला वो एक ही है, क्योंकि पाली का जो प्राचीन नाम तो मागधी था। पाली करके पाली भाषा को पाली का नाम ही नहीं है, आपको जानना चाहिए। 19वीं शताब्दी के आदि तक पाली को पाली ही नहीं बोले, तो उसको बोले थे मागधी बोलते थे। तो मागधम सद्दलक्षणम ऐसा बोले, मोगललान व्याकरण में मागधम सद्दलक्षण, तो पाली का शब्द लक्षण नहीं बोले। तो लेकिन जो मागधी प्राकृत है और ये जो पाली है जिसको मागधी कहते हैं, उसमें फिर उसमें भेद है, वही प्राकृत नहीं है, उसमें भेद है। क्योंकि पाली के बहुत इतिहास हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे हम, क्योंकि उसमें मूलतः भगवान बुद्ध के धर्म वचन का संग्रहण हुआ है, इसलिए वो उसकी जो विशेषता हो गई, उसकी अलगता, एक स्वरूप भी आ गया है एक प्रकार से। इसलिए विंटरनिट जी ने बोला है कि वास्तव में पाली कहीं बोलचाल की भाषा ही नहीं थी। वो बोले है कि एक कृत्रिम, एक लिटरेरी लैंग्वेज, ऐसा भी बोले है। तो बहुत सारे विषय है इसमें, और इसमें इस प्रकार यदि देखेंगे, देखिए प्राकृत के विषय में तो शौरसेनी के विषय में आपके सामने मैं क्या कहूं, आप तो प्राकृत के विद्वान हैं। सामान्य रूप में मेरे हृदय के उद्गार यदि आपको यदि सुनना चाहते हैं कि प्राकृत भाषाओं के ऊपर बहुत लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं है आजकल। एक आम आदमी को प्राकृत, क्योंकि प्राकृत वाङ्मय में, प्राकृत भाषा में विपुल वाङ्मय है, बहुत विशाल वाङ्मय है। पाली और प्राकृत में ये भी आपको भेद, ये एक प्रधान एक भेद ये है, प्राकृत में कैनोनिकल लिटरेचर, नॉन कैनोनिकल लिटरेचर दोनों है। मतलब एक धार्मिक साहित्य भी है, लौकिक साहित्य भी है प्राकृत में। वैसे तो पाली में वो नहीं है, पाली में धार्मिक साहित्य ही प्रधान है, लौकिक साहित्य बहुत कम है। जो भी लौकिक साहित्य आया है वो संस्कृत के प्रभाव से आया है, वो उसका सहज भाषा नहीं है। एक दो हो सकते, लेकिन कुछ भी नहीं है वहाँ, ये संस्कृत के इमिटेशन से आया है वहाँ। प्राकृत में लौकिक साहित्य जो है वो मूलभूत अपना लौकिक साहित्य है। वास्तव में लौकिक साहित्य प्राकृत में ही रहता था, और प्राकृत की जो महिमा, बहुत लोग एक प्रकार से हमको संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत आचार्य जो रहते हैं वो सब प्राकृत के बारे में जानते ही है, क्योंकि हर नाटक में प्राकृत का प्रयोग होता है। भास ने नाटकों में भी मुख्यतः शौरसेनी का प्रयोग किया है। लेकिन संस्कृत छात्रों को भास के नाटक कितने पाठ्यक्रमों में है, एक बार आप सोच लीजिए। बहुत सारे विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों में है। इसका मतलब अब तक तो शौरसेनी के विषय में सबको जानना चाहिए था ना, लेकिन वो नहीं जानते हैं। भास के नाटक पढ़ने के बावजूद, कालिदास के नाटक पढ़ने के बावजूद, उसमें शौरसेनी प्राकृत रहने के बावजूद वो
शौर से इनको नहीं जाने हैं अब तक, नाम भी नहीं जानते कभी कभी। इसका कारण ये है जहां भी आता है उसका छाया पढ़ाते हैं, संस्कृत छाया पढ़ाते हैं। उसको पूरा देखिए कैसा हमारी प्रणाली चली है। जहां भी आता है, जैसे काव्य शास्त्र में उदाहरण सारे प्राकृत के ही है, प्राकृत को छोड़ के, इसका मतलब उदाहरण केवल उदाहरण नहीं, अत्यंत गंभीर काव्यशास्त्रियों ने, जैसे आनंदवर्धन, मम्मट जैसे बड़े बड़े काव्यशास्त्री ने उत्तम काव्य के उदाहरण प्राकृत से दिए, उत्तम काव्य के उदाहरण दिए। तो केवल काव्य नहीं थे, उत्तम काव्य प्राकृत में ही थे। इसलिए उन दिनों में कुछ लेखकों ने लिखे हैं, ये देखिए, अमियम पाह्य कव्वम पडिवम सोम जेण आनंती कामस्य तत्त तत्तिम पुणंती ते कहण लज्जंती। इतना स्पष्ट रूप में उन्होंने बोला है। हाँ, कामस्य तत्त तत्तिम पुणंती ते कहण लज्जंती। और वो बोले हैं, राजशेखर ने बोलता है, परुसा सक्कय बंधा पाव बंधोवी होई सुमारो, सुमारो। परुसा सक्का बंधा पाव बंधोवी होई सुमारो। पुरुष महिलाणम जेत्य मिहंतरम चेतीय मिमाणम। इतना क्लियरली बोले, इतना स्पष्ट रूप में बोले। आप प्राकृत थोड़ा बहुत जाने तो इतना सरल रूप में लिखा है। पुरुष महिलाणम जेतीय मिहंतरम तेतीय मिमाणम। पुरुष महिलाणम यावद अंतरम तावदेव अनयोः अंतरम इत्यर्थः। पुरुष महिलाओं में जितना भेद है उसमें उतना ही भेद प्राकृत और संस्कृत और प्राकृत के बीच में भेद है, क्योंकि पुरुष के स्थान में संस्कृत को रखे, महिला के स्थान में प्राकृत को रखे। क्यों पुरुष के स्थान में क्यों रखे संस्कृत को? परुसा सक्का बंधा, संस्कृत के बंध परुष होते हैं, कठोर होते। पाओ बंधो हो सुमारो, प्राकृत बंध के जो सुकुमार होते हैं, सुकुमार होते हैं। संस्कृत में आप जब बड़े बड़े गद्य का भी पढ़ेंगे, उसमें आपको लगता है कोई युद्ध हो रहा है, ऐसा लंबे समय अस्ति समस्त नगरी निकषायमाण शश्वदगण्य पण्य विस्तारित मणिगणादि वस्तुजात व्याख्यात रत्नाकर महात्म्य मगध देश शेखरी भूता पुष्पपुरी नाम नगरी। पुष्पा ऐसा बोलना पड़ेगा संस्कृत में, ये परुष लगता है। तत्र वीर भट पटल सलिलोत्तुंग तरंग कुंजर मकर भीषण सकल रिपुगन कटक जलनिधि मदने मंदरायमाण समुद्दंड भुजदंड मंडन। पुरंदर पुरांगन तरुण कनिकाजन गीयमानया अतिमानया शरदिंदु कुंद घनसार निहार हार मृणाल मराल सुरगज नीर क्षीर गिरिशाट्टहास कैलास काश। ऐसा चलता है संस्कृत के घर। तो ये इसलिए उसको बोलते परुसा। इसका नतीजा क्या हुआ? प्राकृत वाले राजशेखर में परुसा सक्कय बंधा। ये बहुत परुष है, ये तो मुश्किल है। ये पाव बंदोई हुई सुमारो, ये प्राकृत का बहुत सुकुमार होता है। इसलिए सुकुमार है, इसलिए वो लोक भाषा के रूप में प्रचलित हुई है, लोगों ने उसका आदर किए हैं। जीवित हो गई थी, जीवंत थी, वो जीवित साहित्य प्राकृत ही थी, जीवित भाषा प्राकृत ही थी उन दिनों में। और इसलिए इसमें अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर काव्यों की रचना हुई है। रचना नहीं हुई है कोई बोल ही नहीं सकते है। कोई संस्कृत विद्वान को आके हमारे सामने बोलने के लिए बोलिए कोई रचना प्राकृत में कोई रचना है तो मूर्ख ही साबित हो जाए, क्योंकि बड़े बड़े आलंकारिकों ने स्पष्ट रूप में कह रहे हैं यही तो उत्तम काव्य है। आनंदवर्धन कहते वस्तुध्वनि का उदाहरण सारे प्राकृत के दिए हैं। अत्ता एतण इमज्जई एता हम दिवस हम पलो गया माँ पहिए रसी अंधा, ऐसा करके सज्जाए महानिमज्जैसी, ऐसा वो जो बोलते हैं। ये जो हाल का शातवाहन जो गाहा सप्तशती से और ये भी हमारा संबंध है। हाल आंध्र राजा था। क्या बात है। सारे हमसे से जुड़े हैं ये विषय जो है ना। कुंद भी हमसे जुड़े हैं। हाल गाधा सप्तशती, हाल भी हमारे राजा थे और इस प्रकार के हैं।
तो वो कितने गाथा सप्तशती के ऊपर भट्ट मधुरानंद शास्त्री बहुत काम किए हैं आपके राजस्थान से। देखिए आपको देखिए याद है जो कलानाथ कर शास्त्री रही हूँ राजस्थान में। जी, तो कलानाथ शास्त्री जो थे उनके पिताजी भट्ट मधुरानंद शास्त्री बहुत काम किया है प्राकृत काव्य, तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा है गाथा सप्तशती के ऊपर ग्रंथ भी लिखा है। और वो भी हमारा संबंध है। भट्ट मधुरानंद शास्त्री वास्तव में तेलंगाना के थे, उनके पूर्वजों ने, वो भी हमारा पूरा हमसे संबंध है। तो वो पूर्वजों ने वहां से जाके राजस्थान में विद्वान हो गए हैं, सभा पंडित हो गए हैं। उनके पुत्री कलानाथ शास्त्री स्वयं मुझे बोले हैं उनके घर में, बहुत देर तक ये सारे मुझे समझाए हैं। देखो हम दोनों एक ही प्रदेश के हैं, जो बोले तो इस प्रकार बहुत अच्छा परिचय था कलानाथ शास्त्री से मेरा, क्योंकि वो संस्कृत साहित्य के विषय में हमारा संबंध था। इसलिए प्राकृत को कौन उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? वो प्राकृत बहुत सुंदर, सरल, सुंदर है, मनोहर है। संस्कृत को परुष है, एकदम परुष बंध है। और परुषाः संस्कृत बंधाः प्राकृत बंधोपि भवति सुकुमारः पुरुष महिलानां यावदिदा। ये तो संस्कृत में मैं पढ़ रहा हूं और कुछ नहीं। और भी बोले हैं कर्पूर मंजरी में और वज्जालग्नि में बोलते हैं ललिये महुरक्करये जोई जन वल्लहे ससिंगारे। ये देखिए प्राकृत के बहुत सारे शब्द ये तेलुगु में बहुत सारे जीवित हैं। तेलुगु में तेलुगु भाषा जो बने हैं, कन्नड़ और तेलुगु, ये सारे भाषा प्राकृतों के प्रभाव से ही वो विकसित हुए। मैं आपको एक बात विषय में बोलता हूँ, लिंग्विस्टिक्स जो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स, वेस्टर्न लिंग्विस्टिक्स वो बोले हैं, देखिए ये तेलुगु कन्नड़ ये सारे भाषा है तो द्रविड़ भाषा है, ये आर्य भाषा है करके इस प्रकार का भाषा विभाग जो किए हैं वो पूरा गलत है। उसका ये सिद्धांत गलत है करके तभी आपको पता चलता है जब आप प्राकृत को जानते हैं, when you know the प्राकृत लैंग्वेजेस। तेलुगु में बहुत सारे, जैसे सिंगार शब्द अभी भी है, लच्छी बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, सारे शब्द प्राकृत के हैं तेलुगु में। और वो बोलते नहीं शब्द तो होते हैं लेकिन क्रियापदों में नहीं है। देखिए संस्कृत में होते हैं आगच्छति, तेलुगु में बोलते वस्तुन्नाडु, वस्तुंधि, आगच्छति, ये संबंध ही नहीं है। तो उनको तनिक ये सौरसेनी के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए क्योंकि देखिए सौरसेनी का प्रभाव से ही वहां तेलुगु का विकसित हुआ है। तो इसलिए आपको मैं यहाँ तेलुगु भाषा भाषी कोई है तो वो समझ सकता है। जो कर्पूर मंजरी में राजशेखर ने जो लिखा है वो एक बार देख के तेलुगु के क्रियापद कैसे आता है आपको समझ में आता है। चित्ते विहट्टति, चित्ते विहट्टति न टुट्टति सा गुणेषु सेज्जासु लोट्टति, सेज्जासु लोट्टति विसट्टति दिम्मुहेषु वालेम्मि वट्टति पवट्टति कव्वबन्धे झाणेन टुट्टति चिरम धर्मी तरक्ति। तो इसमें चित्ते विहट्टदी टुट्टदी सेम तेलुगु है। वस्तुंदी पोतुंदी विट्टदी, देखिए विहट्टदी, चूस्तदी, पोतदी, इतना साम्य है। तो क्रियापदों में भी साम्य है, उनको पता ही नहीं हुआ है। वो बोले कि ये द्रविड़ भाषा गलत है, तेलुगु भी आर्य भाषा ही है और कन्नड़ भी आर्य भाषा ही है। ये भाषा का भेद, ये पूरा एक कारण ये है कि इस प्रकार आर्य द्रविड़ संवाद जो आया है, जो हमारे भारत में इसको विघटित करने के लिए जो चेष्टा हुई है, उसका ज्ञान, उसका जो कारण ये है कि प्राकृत भाषा को हम भूल गए हैं। इसका नतीजा से ये सारे सिद्धांत तो वो सक्सेसफुल हो गए हैं। इतने दिन हमारे जो कार्य प्रणाली में भी अभी पाठ्य इस प्रणाली में वो चला है, लेकिन इसका कारण ये है कि प्राकृतों को हम पढ़ना भूल गए ना, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसमें बहुत सारी बातें हैं, अब उसको ज़्यादा मैं समय नहीं लेना चाहता हूँ। और लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें सामान्य रूप में जो मेरे मन में है, जो वो कुछ बोलना चाहिए। राजशेखर ने
काव्यानुशासन में एक बात है, मेरा ही पुस्तक है ये प्राकृत के विषय में, बहुत ही अच्छे अच्छे बातें मैंने तेलुगु प्राकृत साम्य सारे इसमें लिखे। अनफॉर्चुनेटली तेलुगु में है ये, आप लोग नहीं पढ़ सकते, उसका हिंदी में अनुवाद करें तो इसमें मैंने बहुत सारे बातों को लिखा। इसमें आचार्य हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में एक श्लोक लिखा है, हम आचार्य हेमचंद्र ने, बालस्त्री मंदमूर्खाणाम नृणाम चारित्रकांक्षिभिः अनुग्रहार्थम तत्वज्ञ सिद्धांत प्राकृते कृता, ऐसा लिखा है। तो इस प्रकार के श्लोकों को कोई जानते भी नहीं। आचार्य हेमचंद्र ने बोले हैं, देखिए हमारे प्राचीनों ने बाल, स्त्री और मंद मूर्ख जो जितने भी लोअर स्टैंड, एवरीबडी इन द सोसाइटी, विद्वानों को छोड़ करके सबका वो सभी सच्शील होना चाहिए, सभी लोग सच्शील होना चाहिए, अच्छे शील वाला होना चाहिए। इस दृष्टि से ही हमारे विद्वानों ने प्राकृत में लिखे है करके इसका अर्थ है। आप समझ रहे हैं ना? ये सारे जो समाज में रहने वाले सारे वर्ग जो हैं, बाल है, स्त्री है, मंद मूर्ख, मतलब ये गाली नहीं है, मतलब जो बहुत ही स्तर में है, जो ज्यादा बड़े बड़े शास्त्रों को नहीं पढ़ पाए हैं, सबका चारित्रकांक्षी भी, तेषाम चारित्रकांक्षी भी, मतलब सबके अंदर एक सच्शील संपत्ति पैदा होना है, विस्तृत होना है। इस आशा से हमारे प्राचीनों ने साहित्य का निर्माण प्राकृत में किए हैं, ये इसका अर्थ है। तो प्राकृत में करने से ही सबके पास वो पहुंच गया है, सामान्य जन के लिए। लेकिन प्राकृत की देखिए, जो जीवित भाषा जो है वो नित्य परिवर्तनशील होते हैं। जैसा वो हिंदी में, पंजाबी में ये परिवर्तित हो गया चौरसी में, उत्तर में, ईस्ट में, पूर्व में मागधी, अर्धमागधी भाषा विकसित हो गए हैं, मध्य भारत में शौरसेनी विकसित हो गए हैं। तो इस प्रकार का भाषाओं का अलग अलग स्थानों में प्राकृत भाषा तो एक ही है, थोड़ा सा उसका उच्चारण भेद से, वर्णोच्चारण भेद से, थोड़ा सा व्याकरण भेद से वो अलग अलग भेदों को प्राप्त किया है, और वो नित्य परिवर्तनमान है, इसलिए आजकल आधुनिक भाषाओं में परिणत हो गए। लेकिन संस्कृत का स्वरूप स्थिर हो गया है। संस्कृत स्वरूप जो है ना, भरत सिंह उपाध्याय ने अपने पाली साहित्य के इतिहास में बहुत अच्छा बात कही है। प्राकृत, पाली और संस्कृत तीनों बहनें हैं, लेकिन ये दो बहनें, प्राकृत और पाली, वो बूढ़ी हो गई है, उसके बाद गुजर भी गई है अपने संतान के लिए। संस्कृत तो ऐसी एक कन्या है, सुंदर कन्या है, उसकी जरा नहीं है, मरण नहीं है, ऐसा खड़ी हो गई है बस। तो इसका कारण इसका व्याकरण, और व्याकरण के वजह से संस्कृत एक स्थिर हो गया, सुंदर हो गया, उसमें शास्त्रीयता आ गई है, और उसमें लेकिन वो नित्य विकसनमान नहीं हुआ है, नित्य विकसित नहीं है, और लेकिन वो बहुत शास्त्रीयता आ गई है। ये जो तीनों भाषाओं में यही इसमें ये है। लेकिन हमारे देखिए, पाली प्राकृति है, मैंने बोला, प्राकृत और संस्कृत भी एक ही है, आपको ये जानना चाहिए। वास्तव में भारत में भाषा एक ही है, उसी का जो प्रवाह जो है ना, ये संस्कृत के रूप में आ गया है, उसका प्राकृत हो गया, वो पाली हो गया है। तीनों में सामंजस्य है, सबकी जो मातृका बहुत प्राचीन भारत में हमारे से आ रही है, निरंतर प्रवाह के रूप में आ रही है। तो इस प्रकार के आज आप प्राकृत भाषाओं की जो चर्चा होती है बहुत ही दिलचस्प होती है, बहुत ही यूजफुल होती है आज के लोगों के लिए। आज अभी जो क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस दर्जा देने के बाद कम से कम हम सबको इस विषय में, मैं प्रोफेसर जैन को मैं बहुत मैं धन्यवाद मैं समर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि इस प्रकार की चर्चा करना, इस प्रकार के व्याख्यानमाला का आयोजन करना ये बहुत आवश्यक है। केवल संस्कृत विश्वविद्यालय में एक संस्कृत छात्रों के लिए, प्राकृत छात्रों के लिए नहीं, ये बाहर जाकर के ये चर्चा होनी चाहिए। आज तो कर सकते हैं, क्योंकि आज लोग प्राकृत के नाम सुने हैं, कम से कम मोदी जी की वजह से ये क्लासिकल लैंग्वेज हो गया है। तो इसलिए आज सभी लोग जानना चाहते हैं ये प्राकृत है क्या है वास्तव में।
तो इस दृष्टि से हम और भी आगे कार्यक्रम होना चाहिए, इसका विस्तार होना चाहिए। ये बहुत ही वास्तविक रूप में ये काइंड ऑफ नेग्लिजेंसी, थोड़ा सा विस्मृत जैसा हुआ है, संस्कृत का थोड़ा ये ज़्यादा, लेकिन वास्तव में अभी अपराध के बारे में फिर पुनरुद्धार करना है। तो इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद समर्पित करता हूं। धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया, भारतीय भाषाओं के अगर विकास क्रम को आपको जानना है तो आपको प्राकृत भाषा को जानना चाहिए। और जब भी आप भारतीय भाषाओं के विकास क्रम को जब आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप प्राकृत भाषा का वहाँ नामोल्लेख करते हैं। फिर भी सर विडंबना है, लोग नहीं मानते। उनका कहना है कि प्राकृत भाषा नहीं है। ऐसा मतलब वो विद्वान नहीं है, हम ऐसा कह सकते हैं। मैंने एक विद्वान को पढ़ा, बहुत अच्छे विद्वान है, मैं नाम नहीं लूंगा। उन्होंने ये कहा कि संस्कृत भाषा ही थी प्रारंभ से, और भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने पाली और प्राकृत भाषा गढ़ ली, ऐसा शब्द उन्होंने वहाँ प्रयोग किया है कि संस्कृत भाषा में से उन्होंने अपने उपदेश देने के लिए उस भाषा को गढ़ लिया। तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण है। हिंदी भाषा को भी हम पढ़ते हैं। आप भारत की किसी भी भाषा में जाएं, जैसा आपने अभी उदाहरण दिया, तो राजस्थानी, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, हर भाषा में आपको प्राकृत की शब्द जो कहते हैं आपको देखने को मिलते हैं। संस्कृत भाषा में जब हम नाटकों को पढ़ाते हैं तो उन नाटकों में हम संस्कृत छाया कर देते हैं, तो वहाँ हम समझते हैं कि वहाँ जो भाव था हमने वो खत्म कर दिया, हम खाली बस उसकी पूर्ति कर रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मुख्य वक्ता के परिचय के लिए प्रोफेसर सुदीप सर से निवेदन करता हूं कि वे आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मुख्य वक्ता का परिचय दें। पहले मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आगे से सारी फ्रंट रो फिल कर दें, क्योंकि कुलपति जी आने वाले हैं। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ ऑनलाइन मीटिंग में है, उनको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने 2 बार मेरे को संकेत किया, जो ही मीटिंग पूरी होती है मैं सीधा आ रहा हूँ। तो मैं जब तक मुख्य वक्तव्य प्रारंभ हो, सभा का स्वरूप अच्छा नहीं जाता है। बच्चों सब लोग, उपेंद्र राव जी ने मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा परिचय दिया और बड़ा ही श्रम पूर्वक वो तैयारी करके भी लाए। मैं कालत्यय नहीं करते हुए मुख्य वक्ता के लिए निवेदन करूं, उसके साथ मैं बता दूं कि आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी ने आचार्य कुंद पर ही अपना शोध कार्य किया है। एक ऐसी समर्पित मनीषी, तो हमने भारतीय अवार्ड जी आचार्य विद्यानंद कुंद भारतीय अवार्ड भी आपको इसलिए दिया गया उनके कार्य के लिए। तो मैं आपके विशेष वर्णन क्या करूं, आपका वैदुष्यपूर्ण वक्तव्य वह आपका स्वयं साक्षी होगा। आप राजस्थान संस्कृत अकादमी की प्रमुख भी रही और अनेकों विषयों पर, अनेकों क्षेत्रों में आपने उल्लेखनीय कार्य किए। कई कोशों का निर्माण आपकी देखरेख में हुआ, आपके द्वारा हुआ। वह कोश जैन विश्व भारती, लाणु वगैरह कई जगह से प्रकाशित हैं। ऐसी परम विदुषी और जो कुंद साहित्य की मर्मज्ञा है, उनको मैं चाहता हूं कि बिना किसी कालात्यय के कुलपति जी आएंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे, उनका व्याख्यान हम सुने, क्योंकि मुख्य कार्य वही है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय माइक के भी पूरी आवाज दे रहा है, इतनी अच्छी आवाज देता है। बच्चों जरा आगे आ जाओ, आपको 2-3 बार अच्छा लगेगा, आगे आ जाओ। वो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन जा रहा है, सब संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित आचार्य कुंद व्याख्यान माला के अंतर्गत मैं नमन करती हूँ प्रोफेसर उपेंद्र राव जी को। और इससे आचार्य विद्यानंद जी के गुण स्मरण करते हुए, जो कुंद भारती संस्थान के संस्थापक रूप में जाने जाते हैं, और डॉक्टर मंडन मिश्र से भी मिलना हुआ था जोधपुर उनके प्रवास के समय में। तो इन सभी महामनीषियों और ऋषितुल्य मनस्वियों के वंदन करते हुए आदरणीय प्रोफेसर उपेंद्र राव साहब, प्रोफेसर सुदीप जी जैन,
प्रोफेसर कल्पना जी, डॉक्टर विकास जी चौधरी, संदेश भाई और समस्त उपस्थित और ऑनलाइन प्रतियोगी बंधुओं एवं बहनों, यहाँ एक एक व्यक्ति अपने आप में व्यक्तित्व है। मैं सबके परिचय की बात न करके मुझे जो विषय स्थापना के लिए दिया गया वो है कि आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा। मेरे सामने 3 चीज हैं। पहला आचार्य कुंद कुंद, दूसरा उनके ग्रंथ और तीसरी भारतीय ज्ञान परंपरा, जो आज सभी शिक्षा केंद्रों में जिसको लागू करने के लिए सर्वतोमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत यदि अध्यात्म ज्ञान परंपरा की निरंतरता को हमें समझना हो, उसमें उसका ज्ञानार्जन करना हो और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा प्राप्त करनी हो, या कि समन्वयवादी दृष्टिकोण को समझना और प्रदान करना हो, तो उसमें आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथ बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। हम अभी कुंद कुंदाचार्य को केवल एक ही दृष्टि से देख रहे हैं। हमें ये थोड़ा सा दृष्टि को व्यापक बना के हम शिक्षा स्थली में बैठे हुए हैं, एक यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं, और यूनिवर्सिटी में नॉर्मली बहुत एक वाक्य में कहूं तो लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन, अध्ययन, अध्यापन, शोध और विस्तार, ये 3 कार्य विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य समझे जाते हैं। तो कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ में भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह निहित है, 2 प्रकार से देखना होगा। कुंद कुंद से पहले से जो परंपरा में था वो कैसे आया, और कुंद कुंद के बाद की परंपरा में वो कैसे ज्ञान प्रवाहित हुआ, इस दृष्टि से हम विचार करेंगे। मैं अगर ये कहूं कि कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ज्ञान की परंपरा के ऐसी धरोहर है जो भारतीयता की पहचान के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हम भारतीय हैं, ये कुंद कुंद के ग्रंथों के आधार पर कह सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम जरा सा एक आलोड़न करेंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा का क्षेत्र क्या है। भारतीय ज्ञान परंपरा, आप देखिए, नमस्ते मैम। जिस भारतीय ज्ञान परंपरा को अभी लागू करने की बात चल रही है, उसका दायरा कितना बड़ा है, जरा सा हम उस पर एक आलोड़न, एक दृष्टिपात उस पर करें। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों में इनमें से क्या चीज निहित है। वेद, वेदांग, उपवेद, मेंबर है हमारे, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में वर्णित ज्ञान परंपरा, पुराणों की महत्ता, दर्शन के विविध आयाम, और उसके साथ साथ भारत राष्ट्र की सनातनता के वास्तविक स्वरूप, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और लोक व्यवस्थाएं माने सोशल इम्पैक्ट, भाषाओं एवं लिपियों का विकास। जैसा आपने कहा कि किस प्रकार कुंद कुंदाचार्य आर्य का प्रयोग करते हैं कि आर्य के लिए आर्य भाषा जरूरी है, तो आर्य से भिन्न के लिए उसकी भिन्न जरूरी है। तो ये हमारी ज्ञान परंपरा में है। अंक एवं गणित विद्या, काल गणना की भारतीय अवधारणाएं, प्राचीन शिक्षा पद्धति की उत्कृष्टता, ये मैं गिना रही हूँ। क्षेत्र कितना व्यापक है भारतीय ज्ञान परंपरा का। कला, नृत्य, संगीत, वाद्य, स्थापत्य एवं वास्तु आदि तथा साहित्यिक वांग्मय की विपुलता, वैज्ञानिक अन्वेषणों की विलक्षण उपलब्धियां, पारिस्थिति के अनुरूप तकनीकी दक्षता, आयुर्वेद चिकित्सा एवं भक्ष्याभक्ष्य विचार, योग साधना, पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टि, कृषि एवं उद्योग का उत्कर्ष, अर्थ चिंतन एवं उपार्जन की शुचिताएं, राजनीति एवं दंड विधान की मौलिकता आदि आदि क्षेत्रों, विषयों का समावेश इस भारतीय ज्ञान परंपरा में हुआ है। हम समय की सीमा को देखते हुए जो अध्यात्म ज्ञान परंपरा है
वो कुंद कुंद के ग्रंथों में कैसे निहित है, इस पर अभी विशेष ध्यान आकृष्ट करेंगे। भाषा के संबंध में पूर्व वक्ताओं ने थोड़ी बात कही, उससे मेरा काम कुछ हल हो गया, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। तो यहाँ आप देखिए कि जो हमारा प्राकृत साहित्य है, आपने जब बताया शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, पैशाची, पाली प्राकृत आदि आदि में रचित है, जो कि हमको हस्तलिखित या मुद्रित रूप में उपलब्ध है। अब इस प्राकृत साहित्य पर शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण के समवेत उद्यमों से प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषार्थ और शोध करें तो भारतीय ज्ञान परंपरा के वैभव को पुनः प्रतिष्ठापित करने में हमें सहायता मिलेगी। आपने भी कहा कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जिसे प्राप्त हो गया है, ऐसी प्राकृत भाषा और इसके साहित्य, इसके लेखन, पठन पाठन, शोध एवं विस्तार तथा मैं बल दूंगी कि विश्व की विविध भाषाओं में इसका अनुवाद आदि के माध्यम से हमको चाहिए कि हम अपना श्रेष्ठतम योगदान करें इस समय में, क्योंकि जो कंटेंट है भाषा तो सारे विश्व के देशों के लोग नहीं समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे, लेकिन इसमें जो कंटेंट है, विविध कंटेंट, सभी प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कलात्मक, व्यंग्यात्मक और जीवन में लौकिक उत्कर्ष और निर्वाण दोनों की प्राप्ति के लिए सहायक, तो वो तभी पहुंचेगा जब हम उसको विभिन्न भाषाओं में अनुदित करके पहुंचाएंगे। प्राकृत भाषा और साहित्य की समृद्धि से जनतांत्रिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। बृहत्तर भारत में फैली हुई विविध प्राकृत भाषाएं चूंकि हमारे जीवन से संबद्ध हैं, जन भाषा रही है, समस्त आधुनिक भाषाएं प्राकृत की परंपरा से ही प्रवाहित हैं। वाक्पति राज ने गौड़ वहों में उचित ही कहा है, सयलाओ इमं वाया विसंति एत्तोयणेन्ति वायाओ एन्ति समुद्दम चियणेन्ति सायराओ चिय जलाएं। आप सब इस बात को समझते हैं कि सभी भाषाएं इसी प्राकृत भाषा में प्रवेश करती हैं, माने इसमें समाविष्ट हैं और इसी में से निकलती अर्थात अभिव्यक्त होती हैं। अभी आपने बताया कि सभी भाषाओं में हमें प्राकृत के शब्द अभी मिलते हैं। जैसे समुद्र में ही नदियों का समस्त जल प्रवेश करता है और इसी में से भाप बनकर उड़कर बाहर निकलता है और फिर से काम में आता है। तो आज हम कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा के अध्यात्म पक्ष पर कुछ विचार करते हैं। आचार्य कुंद कुंद और के व्यक्तित्व और कृतित्व का केवल एक बात कहूं तो मैं कहूंगी कि आचार्य कुंद कुंद की गणना साक्षात्कृत धर्मा ऋषियों में की जाती है। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों की विषय वस्तु का आधार तर्क न होकर स्वानुभूति है। अब ज्ञान परंपरा प्रवाहित होती रहती है, उसका प्रवाह देखिए। कठोपनिषद संदर्भ दिया है मैंने, वो कहता है नैषा तर्केण मतिरापनेया, ये आत्म विषयक ज्ञान की मति तर्क से प्राप्त नहीं हो सकती। फिर आगे भी वो कहते हैं नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। तो इस प्रकार अब कुंद कुंदाचार्य देखिए, वे आत्मदर्शन के उच्चतम स्तर से बोलते हुए, मतलब यही जो कुछ कहा है कहते हुए अपनी लघुता प्रकट करते हैं। तम एयत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण यदि दायेज प्रमाणम चुक्किज छलम न घेतपम। अर्थात मैं कुंद कुंदाचार्य अपने निज विभव से उस एकत्व विभक्त आत्मा का दर्शन कराता हूँ, उस दर्शन का उल्लेख या बोध करा सकूं तो प्रमाण मानना, और कहीं चूक जाऊं तो मेरा छल मत मानना, ये मत समझना, क्योंकि आप अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही अनुभव से उसको प्राप्त करोगे। ऊपर कठोपनिषद भी वही कह रहा है कि आप न तो प्रवचन से, न मेधया, न आप श्रुतेन और न ही तर्क से इसको प्राप्त कर सकते हो। आप परंपरा में साम्य देखिए। भारतीय प्राच्य विद्या की ज्ञान परंपरा के प्रारंभिक दिनों में जिस विनयशीलता के दर्शन वैदिक सूक्तों के ऋषियों में होते हैं, वह विनयशीलता कुंद कुंदाचार्य तक सुरक्षित है। छल मत समझना, अगर मैं चुप जाऊं तो मैं कोई अहंकारवश ये बात नहीं कह रहा हूं, अनुभव से कह रहा हूं। आप भी अनुभव करना तो आत्मज्ञान होगा। जीवन संरक्षण के शाश्वत मूल्यों से अनुप्राणित प्राकृत साहित्य में अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति के स्वर सुनाई देते हैं। ये केवल निश्चय की बात नहीं, अभ्युदय भी यहाँ रहते हुए अभ्युदय होता रहे और उसके साथ निश्रेयस की बात हो। कुंद कुंदाचार्य की कृतियां भी इसका अपवाद नहीं है, जिनमें अनेकान, अहिंसा और अपरिग्रह
इसके सिद्धांत और व्यवहार दोनों की चर्चा है। आपने देखा कि कुंद कुंदाचार्य परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा की बात करते हैं। परमात्मा स्वरूप को हमें प्राप्त करना है और अंतरात्मा उसका साधन है जो भेद विज्ञान के द्वारा अभिव्यक्त है, और ये जो आपका बहिरात्मा है ये हेय है। इस प्रकार आत्मत्रय निरूपण से निश्रेयस और अभ्युदय दोनों का मार्ग कुंद कुंदाचार्य अभिव्यक्त करते हैं। कुंद कुंदाचार्य की कृतियों की चिंतन शैली में अनेकांत और कथन की शैली में स्याद्वाद के दर्शन होते हैं। समस्त जीवों की आत्म चेतना समान है, इस दृष्टि से जीवन संरक्षण मूल्य की सुरक्षा स्वरूप अहिंसा के सूत्र दृष्टिगोचर होते हैं और स्वभाव में प्रवृत्ति और विभाव से निवृत्ति के वर्णन से अपरिग्रह सिद्धांत की पुष्टि होती है। कुंद कुंद के ग्रंथ के केवल एक सारांश रूप में बात अभिव्यक्त करती हूँ कि कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों में सापेक्षता से कथन करने की दृष्टि से समय सार को द्रव्य दृष्टि प्रधान, प्रवचन सार को पर्याय दृष्टि प्रधान और पंचास्तिकाय को प्रमाण दृष्टि प्रधान तथा नियम सार को साधक दृष्टि प्रधान कहा जा सकता है। रत्नत्रय की दृष्टि से कहूं तो समय सार को दर्शन प्रधान, प्रवचन सार को चारित्र प्रधान और पंचास्तिकाय को ज्ञान प्रधान कहा जा सकता है। विषय वस्तु की दृष्टि से समय सार आत्म निरूपण प्रधान, प्रवचन सार श्रवण एवं सामान्य निरूपण प्रधान तथा पंचास्तिकाय लोक निरूपण प्रधान ग्रंथ कहा जा सकता है। हम कुछ विषय बहुत संक्षेप में लेते हैं कि कुंद कुंदाचार्य द्वारा प्रतिपादित व्यवहार काल और निश्चय काल और महासत्ता और अवान्तर सत्ता का वर्णन और गुण गुणी में भेदाभेद की स्थापना करते हुए कहा गया कि गुण गुणी में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की दृष्टि से भेद नहीं होने से एकत्व और अभेद है और गुणी द्रव्य और गुण क्रमशः आश्रय और आश्रित होने से उन दोनों में पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा से कथनचित भेद है। तो भारतीय दर्शन के छात्रों और शोधार्थियों के लिए ऐसे विश्लेषण और संश्लेषण के विवेचन नए चिंतन को जन्म देने वाले हो सकते हैं तथा युवा पीढ़ी को, अगर जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि काल की सूक्ष्मतम इकाई में सचेत रहकर एकाग्रता से अपने अध्ययन या अपने कोई भी रोजगार, व्यापार, वाणिज्य, नौकरी, उसके किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र के स्वभाव का विकास करने की बात हो, कर्तव्य पालन करने की बात हो, तो यह संदेश हम कुंद कुंदाचार्य के निरूपण सिद्धांतों के निरूपण से कर सकते हैं। मैंने समय की बात की थी, 1-2 मिनट में उस बात को थोड़ा सा दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब कुंद कुंदाचार्य निश्चय समय और व्यवहार समय की बात करते हैं, समय काल की सूक्ष्मतम इकाई है और वो निश्चय समय है। उसको समझने के लिए हमारे पास तो सूक्ष्मतम है सेकंड, लेकिन अगर मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, अगर मैं 1 लाख कागज यहाँ रख दूं और एक बड़ी सुई में लगाकर प्लग इन करके एक सेकंड में 1 लाख को वो भेद दे तो वो क्रमशः एक एक करके भेदेगी। तो उसको एक पेपर को बिधने में, उसमें छेद होने में 1/1 लाख सेकंड लगा, 1 सेकंड का भी 1 लाखवां हिस्सा। अब हम शिक्षक और शिक्षार्थी अगर समय की सूक्ष्मतम इकाई में काम करने की बात सोचें तो हमारी एकाग्रता कितनी बढ़ेगी, या यूं कहूं कि एकाग्रता के बढ़ने से हम 2 मिनट को 120 सेकंड में बदल देंगे। बात तो 2 ही मिनट है, पर हम उसको क्या सोचेंगे 120 सेकंड। रेलवे स्टेशन कोई आने वाला था छोटा, जरा भीड़ हो रही थी, मैंने कहा क्या बात है इतनी धक्का मुक्की क्यों हो रही? बोले यहाँ पे गाड़ी 2 ही मिनट रुकती है। मैंने कहा आप सब लोग उतर जाइए, मैं सबसे बाद में उतरूंगी क्योंकि यहाँ 120 सेकंड गाड़ी रुकेगी। तो हम क्या इस प्रकार के सिद्धांत और व्यवहार की दृष्टि को हमारे जीवन में लागू कर सकते हैं? आप कोई चीज आधा घंटा काम करूंगा ये सोचकर बैठें और कोई 1800 सेकंड काम करूंगा ये सोचकर बैठें, तो आपकी एकाग्रता 5 मिनट में आप कितना काम कर सकते हैं, 300 सेकंड मिलते हैं। तो ये दृष्टि को हमारे शिक्षण क्षेत्रों में पनपाना बहुत जरूरी है और इससे नए नए आयाम स्थापित हो सकते हैं। कुंद कुंदाचार्य द्वारा प्रतिपादित मान्यता है कि आत्मा स्वभाव का कर्ता तथा पर भाव का अकर्ता है। कोई भी पर माने दूसरा व्यक्ति किसी जो स्वभाव में स्थित हो ऐसे व्यक्ति को सुखी या दुखी नहीं कर सकता।
अब ये क्या कंपटीशन है कि वो ये हुआ तो मैं ये हूँ, उसने उसको नीचा दिखा दूं तो मैं ये हूँ। इन सब चीजों से छुटकारा मिल सकता है अगर हम स्वभाव और विभाव की बात को अच्छी तरह समझ लें। अप्पा कत्ता विकत्ता, यह व्यक्ति स्वयं अपने कर्मों का करता है, इसलिए वह स्वयं ही उसका भोक्ता होना चाहिए। प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता का यह बोध शिक्षा जगत के शिक्षक एवं शिक्षार्थियों में स्व पुरुषार्थ जगाने, लक्ष्य की पूर्ति पर्यंत संकल्प के अनुसार पुरुषार्थ करने की शिक्षा देता है और साथ में अनैतिक आचरण की समाप्ति भी होती है। और ये भी समझ में आता है कि दुखों का अंत करने का सीधा सरल उपाय आत्मलीनता है। अगर आत्मलीन हो, हम दूसरे की पंचायत, दूसरे को जिम्मेदार नहीं माने अपनी कमजोरियों के लिए, या दूसरों की कार्य में हस्तक्षेप न करें, तो निश्चय ही हम अपने ही कार्य में लगे रहेंगे तो वो कार्य आसानी से पूर्ण होगा। तो सर्व पर द्रव्यों से आसक्ति हटाकर शुद्धात्मा के अनुभव के लिए प्रवृत्ति हो तो निश्चय ही दुख मुक्ति संभव है। संकल्प दृढ़ता, पुरुषार्थ पराक्रम और लक्ष्य सिद्धि से अभ्युदय और पर पदार्थों के प्रति आसक्ति तथा उनके संग्रह के त्याग से निश्चय की प्राप्ति निश्चित ही होती है। अब भारतीय ज्ञान का प्रवाह देखिए। महाभारत संदर्भ दिया है, कर्मणा बध्यते जंतु विद्यया तु प्रमुच्यते। योग सूत्र कहता है, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय। या योग सूत्र में ही कहा है, कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषाम। योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं और दूसरों के कोई शुक्ल, कोई कृष्ण, कोई मिश्रित। जहां वो बात करते हैं कि 3 प्रकार की परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। तो इस प्रकार आप देखिए कहाँ साम्य, कितना साम्य नजर आ रहा है। पंचास्तिकाय कहती है, कर्म मूर्त है, सूक्ष्म है, आत्मा अमूर्त है और सूक्ष्म है। अब चर्म चक्षु द्वारा एक कर्म बंधन की प्रक्रिया को हम देख नहीं सकते, लेकिन जरा उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि नीर क्षीर को मिला दिया जाए तो लगता है एक ही है। यहाँ आत्मद्रव्य और कर्मों से प्राप्त शरीर एक में एक हो गया है, लगता है एक है, लेकिन नीर क्षीर को पृथक करना संभव है। तथैव कर्मों को हटाकर आत्म तत्व को पृथक अनुभव करना संभव है। अब इसको भी छोड़ें तो कहें तो ठीक है, सामान्य बात है, लौकिक उदाहरण है। आप वैज्ञानिक उदाहरण देखिए। जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं कि 2 रासायनिक तत्व संयुक्त होकर जब संयुक्त होते हैं तो दोनों के जो अलग अलग गुण है वो नहीं रहते और उनमें एक रासायनिक यौगिक की उत्पत्ति हो जाती है, जो कि सामान्य भौतिक प्रक्रिया से वापस अलग नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए कुछ जटिल रासायनिक क्रियाएं अवश्य रूप से की जाएं। तो इसी प्रकार अनादिकाल से कर्मबद्ध ये आत्मा है। ये कोई एक समय में हुआ नहीं है, कोई ऐसा कैसे है, कभी तो हुआ होगा। खान में जो सुवर्ण प्राप्त होता है, एलॉय, उस एलॉय का मतलब क्या है, उसमें दूसरी धातुओं का मिश्रण अनादिकाल से है, वो वैसा ही प्राप्त होता है, लेकिन उसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध स्वर्ण को प्राप्त किया जा सकता है। अब उसका ये प्राप्ति अभूतपूर्व है। जो सोने को शुद्ध किया, पहले शुद्ध नहीं था, अनादिकाल से पड़ा हुआ था। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व, पहले नहीं था। अब ये जो अनादिकाल से अशुद्ध कर्मबद्ध आत्मा है, इसके भी कर्मों का क्षय रत्नत्रय के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, विविध साधन बताए हैं, उस विशेष तप संयम साधना के द्वारा अलग किया जा सकता है। जो सिद्धत्व अभूतपूर्व है, एक बार सिद्ध हो गया तो फिर दोबारा संसार में नहीं है। एक बार वो एलॉय शुद्ध सोना बन गया तो फिर वो शुद्ध ही होगा, उसमें दूसरे का मिश्रण नहीं हो सकता। तो ऐसे अभूतपूर्वम शब्द का प्रयोग करके जो हमको सिखाया है कि जो बात आप में नहीं हो, आप ये मत समझो कि आप में वो क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है कि नहीं कर सकते। नहीं है, उसको आप अपने पुरुषार्थ से ला सकते हो, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी हो। कोई काम ऐसा नहीं है जो पहले नहीं हुआ हो तो बाद में नहीं होगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान परंपरा में किस प्रकार ये संदेश हमको आज रेलेवेंट है, आज सार्थक हैं, ये हमको आगे प्रवाहित करने चाहिए, आगे पहुंचाने चाहिए। जरा देखिए, कुंदाचार्य ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का विवेचन करते हैं। आदाणान पमाणम, णाणम णेय पमाणम उद्दिष्टम, णेयम लोया लोय तम्माणाणम तु सव्वगयम। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान स्वरूप है।
जहां आत्मा है मतलब ज्ञान है ही, जहां ज्ञान है वहां चेतना है ही। अब कोई कहेगा ये क्या बात हुई, आप तो एक इंद्रिय को जीव चेतन मानते हो, जीव मानते हो, तो एक इंद्रिय में क्या है? अरे भाई वनस्पति में क्या ज्ञान नहीं है? उसको जहां से जल मिलता है अपनी जड़ों को उधर खसका देता है, सूर्य की रश्मि लेनी है तो शाखा को झुका देता है, अपना भोजन स्वयं प्राप्त करता है, वृद्धि करता है। सारे काम वनस्पति की तुलना तो आचार्यांग में मनुष्य के साथ की है। और पृथ्वी काय आदि का विस्तार होता है अंदर, जो जब खान में रहते हैं, जल जो सोर्स में रहता है वो एक इंद्रिय है। तो चाहे वो ज्ञान की मात्रा बहुत कम हो, अब जैसे 2 इंद्रिय में वो मात्रा 1 इंद्रिय में कम है, पर हम वनस्पति का सेवन करते हैं उसमें मात्रा कम है, लेकिन उनको अनुभव तो होता है, वो व्यक्त नहीं कर सकते। कहते हैं जैसे कोई अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा जिसमें सूंघने की सामर्थ्य नहीं हो, रस चखने की सामर्थ्य, टेस्ट बड खत्म हो गए हो, आंख से दिखता नहीं हो, कान से सुनाई नहीं देता हो, लेकिन उसको अगर मारा जाए, काटा जाए, कुचला जाए, मसला जाए, वेदना तो होती है। बोल नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन वेदना होती है। तो ज्ञान, अनुभव, ये सब में है जहां जहां जीवत्व है। तो कहते हैं आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। ज्ञान कितना कि जितना ज्ञेय है उन सबका ज्ञान होगा, और ज्ञेय कितना है, लोकालोक, संपूर्ण लोक और लोक अलोक ज्ञेय है। इसका मतलब ज्ञानम तो सर्वगयम, ज्ञान सर्वगत है। तो अगर हम शिक्षा सदन में काम करने वाले लोग ये समझ लें कि हमारा भीतरी ज्ञान तो है ही है, तो बाहर की शिक्षा लेने में हमें कहाँ कमी हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है? भीतर में स्थित है ज्ञान। ये विश्वास, ये कॉन्फिडेंस और ये सकारात्मक सोच हमारे शिक्षा के व्यापक क्षेत्र में चमत्कारी परिणाम ला सकता है। बहुत सारे नए नए आविष्कार हो सकते हैं, नई नई शोध हो सकती है, और न जाने कितने चमत्कार हो सकते हैं। अब कुंदाचार्य की आत्मपरक दृष्टि की बात हम करें तो उनके अनुसार ये 5 जो ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, तो जो केवल ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान या परम ज्ञान है। केवल ज्ञानी को व्यवहार नय से समस्त द्रव्य एवं पर्यायों का ज्ञाता दृष्टा कहा है, किंतु निश्चय से तो वह आत्मज्ञ ही है। जो आत्मज्ञ है, ज्ञाता दृष्टा, वही केवल ज्ञानी है। बात बहुत साधारण लगती है लेकिन बहुत बड़ी है। हमको लगता है कि बहुत बहुत कुछ हमारे पास बाहर का होगा तब हम श्रेष्ठ बनेंगे। कुंदाचार्य कहते हैं बाहर के सबसे श्रेष्ठ बनने की बजाय अंदर में स्वयं क्या हो इसको जान लो, वो श्रेष्ठता उस बाहर के सब की प्राप्ति से भी ज्यादा श्रेष्ठ होगी। निश्चय से केवली वह है जो आत्मज्ञ है, सब द्रव्यों को, सब पर्यायों को जानता है, ये कहना वो केवली है, ये कहना तो व्यवहार नय से है। सर्वज्ञता तो उसकी व्यवहार नय से है और केवली की निश्चय नय से तो आत्मज्ञता है। ऐसे आत्म तत्व के जो दृढ़ निरूपण करने वाले कुंदाचार्य को नमन करते हुए मैं कहती हूँ, जानदि पश्यति समम व्यवहारणयेन केवली भगवम, केवल अनाणी जानदि पश्यति नियमेण अप्पाणम। नियम से अब हम शिक्षा जगत के जो अध्यापक और अध्येता हैं उनमें अगर आत्मनिरीक्षण की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रशिक्षण दिया जाए, आत्मनिरीक्षण को, इसकी जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, इसका बार बार प्रशिक्षण दिया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे नए शोध और नए विकास के आयाम खुल सकते हैं। कुंदाचार्य का दर्शन, अब ये भारतीय ज्ञान परंपरा में आधारभूत एकता को खोजने की बात महत्वपूर्ण है। 10 श्रेष्ठ विद्वान 10 बात कहते हैं, लगता है अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन उनमें एकता क्या है ये खोजना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंदाचार्य का दर्शन और उनके ग्रंथों का सार तत्वतः सामंजस्य है, समन्वय है। जैसे द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक न्याय में समन्वय, मतलब द्रव्यार्थिक की अपेक्षा से ये नित्य है तो पर्यायार्थिक की अपेक्षा से अनित्य है, लेकिन दोनों एक जगह रह सकते हैं, यही समन्वय सिखाया। व्यवहार न्याय और निश्चय न्याय दृष्टि अलग है लेकिन उनमें सामंजस्य है, समन्वय है। एक और अनेक में भेद दिखाई देता है लेकिन उनमें समन्वय है, आदि आदि। भारतीय ज्ञान परंपरा के समन्वयवादी, सामंजस्यवादी तथा समानता और समता पूर्वक एकतावादी स्वरूप जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, नमस्कार, बहुत प्रसन्नता। तो आप आ जाओ तो कम डिस्टर्ब होंगे, जल्दी से आओ। जल्दी आओ।
तो हम बात कर रहे थे कि कुंदाचार्य के ग्रंथों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा, तो भारतीय परंपरा से कैसे ये बात होती है, इसको समझते हुए हम कहेंगे कि जहाँ कहा गया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी, फिर वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा कुटुंब है। इस प्रकार जो एकतावादी समतावादी दृष्टिकोण है उसको जीवित रखने और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपके समक्ष एक गोपीनाथ महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के कथन को उद्धृत करना चाहूंगी। ये कथन उन्होंने आदरणीय डॉक्टर नथमल टाटिया जी के स्टडीज इन जैनिज्म से संबंधित शोध प्रबंध के पूर्व वाक में लिखा था। जरा इसकी पंक्तियों पर गौर करिएगा। We have had enough of analytical work attempting to describe the different systems in isolation, taking each as a distinct prasthan and proceedings along its own line. But time, I believe, has come when scholars should come out from their narrow grooves, take up a synthetic view of things and try to discover the underlying unity and interpret India's outlook as a whole. भारत के ज्ञान को तभी प्रस्तुत किया जा सकता है जब जो कुछ यहाँ कहा गया है उसके भीतर छुपी हुई एकता को अभिव्यक्त किया जाए, समन्वय को अभिव्यक्त किया जाए। ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत ऐसा विश्लेषणात्मक साहित्य है जिसमें हमने भारतीय ज्ञान परंपरा के विभिन्न प्रस्थानों को उन्हें परस्पर भिन्न और पृथक मानते हुए, चाहे वो षट दर्शन हो, चाहे वो और प्रकार की परंपराएं हो, उनको भिन्न मानते हुए उनके एकांगी मंतव्य का विवरण एवं वर्णन प्रस्तुत किया है। किंतु गोपीनाथ जी कह रहे हैं, मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि जब विद्वान शोधार्थी अपने संकुचित दायरों से बाहर निकलकर वस्तुओं एवं विषयों के संबंध में संश्लेषणात्मक या समन्वयात्मक दृष्टि को अपनाकर समग्र भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारभूत एकता या एकात्मकता के सूत्र खोजकर प्रकाश में लावें। तो अब जरा हम देखेंगे कि ये किस प्रकार सिंथेसिस और ये हमको मिलता है उनके कथनानुसार जो कहा। मैं बात कर रही थी सर महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज के उल्लेख का, कि उन्होंने कहा कि हमने अलग अलग तो प्रस्थानों के बारे में बहुत लिखा है एनालिटिकल तो, लेकिन अब जरूरत है कि उसमें एकात्मता क्या है, समन्वय क्या है, संश्लेषण क्या है, उसको सामने लाया जाए। स्कॉलर्स को ये काम करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि नियम सार में जो 6 आवश्यक प्ररूपित है, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित्त, परम समाधि, सामायिक, परम भक्ति माने योग, इसके विविध रूपों में समस्त भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारे सूत्र मिलते हैं। कोई इसको योग के रूप में वर्णन कर रहा है, कोई सामायिक, कोई इस प्रकार। कुंदाचार्य के ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा का आधारभूत समन्वयात्मक दृष्टिकोण द्रष्टव्य है। अध्यात्मवादी कुंदाचार्य संप्रदाय मुक्त रहे, उनके ग्रंथों का विषय संप्रदायातीत है जो भारत की समग्र चेतना को समझने में अत्यंत उपयोगी है। हमें उनको केवल निश्चयवादी है या इस प्रकार का कहकर ऐसा उन संप्रदायातीत आचार्य के विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। कुंदाचार्य की भाषा में श्रीमद् भगवत गीता का अनासक्त योग इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। जह मज्जम पिबमाणो अरदि भावेण मज्जदि न पुरिसो दपुवोगे अरदोणाणी विण बज्जदि तहेव। समय साथ जिस प्रकार अरति भाव से मोह के बिना मदिरा पी लेने वाला पुरुष मदमस्त नहीं होता, उसी प्रकार द्रव्य कर्म के उपभोग में रत नहीं रहने वाला ज्ञानी पुरुष बंध को प्राप्त नहीं होता। आगे हम देखेंगे कि जीवन मुक्त के लिए कहा जाता है कि वो खाता है, पीता है, हंसता है, बोलता है, लेकिन वो बद्ध नहीं होता। स्वागत है आपका। सर प्रणाम सर, सब चल रहे हैं। नमस्कार, अभिनंदन। अरे यार हाँ, अभिनंदनस्य विषयः भवति, वयम् अभिनंदन करता प्रणाम सर। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार कुंदाचार्य के ग्रंथों में निहित भारतीय ज्ञान परंपरा, तो ज्ञान परंपरा से बहती है, तो कैसे, जैसे कि भगवत गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ठीक है, अब
कुंदाचार्य कहते हैं, जो दुण करेदि कंखम कम्म फलेसु तः सव्व धम्मेसु सोणिक कंखो चेदा सम्मादिठो मुणे यव्वो। जो जीव कर्मों के फलों में तथा वस्तु के समस्त धर्मों में कांक्षा, इच्छा, आसक्ति या मोह नहीं करता है, उस अनासक्त को ही सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। या शौरसेन्यामेव सर्वं लिखितम्। आम शौरसेन्या। इसके अलावा जैसा कहा कि रति भाव से पान करने पर उसका असर होता है, अगर अरति भाव से किया जाए तो उसका असर नहीं होता है। ऐसे कुछ उदाहरण दिए हैं, समय की सीमा से मैं छोड़ती हूँ। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर ये शांच शाश्वती को विरोध सूत्र के उदाहरण रूप में अगर श्रमण ब्राह्मणम शब्द पढ़कर या सुनकर कुछ लोग भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्निहित समन्वय एकता पर संदेह करते हैं कि इनमें तो बड़ा विरोध है, एक साथ नहीं हो सकता, अगर ऐसा संदेह करते हैं तो उनकी शंकाएं निर्मूल हैं। क्योंकि प्राकृत जैन गाथाओं, सूत्रों और वेद, उपनिषद, गीता आदि की विषय वस्तु में शाब्दिक भिन्नता भले हो, किंतु अभिप्राय संबंधी भिन्नता नहीं है। और आचार्य कुंद के ग्रंथों में तो कहीं शब्द और अर्थ दोनों की अभिन्नता देख सकते हो आप। मैं एक गीता का श्लोक और एक कुंदाचार्य की गाथा प्रस्तुत करती हूँ। य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतौ नायम हंति न हन्यते। अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन्नदि हिंसामि य हिंसित जामि ये परे ही सत्ते हिम सो मूढ़ो अन्नाणी णाणी इत्तोदु विवरियो समय सार। तो आप देखिए कि केवल अर्थ ही नहीं, मतलब उस शब्द में भी इतना अभेद है। कुंदाचार्य को एकांत निश्चयवादी मानना एक भूल है, क्योंकि उन्होंने व्यवहार न्याय के महत्व का प्रतिपादन समय सार के प्रारंभ में ही कर दिया। जह नवि सक्कम अणज्जो अणज्ज भाषम विना उगाहेदुम तह व्यवहारेण विना परमत्वदेशेणम असक्कम। जिस प्रकार एक अनार्य जो आर्य भिन्न है उसको आर्य भिन्न भाषा के बिना किसी विषय का ज्ञान नहीं कराया जा सकता, तो उस प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ को बताना अशक्य है। तो हम शिक्षा सदन में बैठे हैं, जहाँ लर्निंग, टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन जरूरी है, वहाँ हम किस प्रकार सिद्धांत और व्यवहार में समन्वय सीख सकते हैं, ये हमें सीखना बहुत जरूरी है। कि दो विरोधी स्थितियों में भी नय गौण प्रधान हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति में तो सभी नयों के पक्ष को अतिक्रांत करना होगा। वहां तो सभी नए के पक्ष समाप्त हो जाते हैं। उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। ये समय सार पर जो टीका लिखी है कलश, किम अधिकम अभिदद्मो धाम्नि सर्वं कशेस्मिन् अनुभवम उपयाते भाति न द्वैतमेव। तो हम विद्यार्थी और शिक्षकों को जहाँ दो मतों में अंतर प्रतीत होता हो कि एक ने ये कहा, तो उसके अंडरलाइन एकता क्या है, वो किस दृष्टिकोण से उस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं, दूसरा किस दृष्टिकोण से कर रहा है, इसको हम कुंदाचार्य के ग्रंथ पढ़कर व्यापक स्तर पर कर सकते हैं, जिससे शोध के नए नए आयाम खुल सकते हैं। कुंदाचार्य अनेकांत के पक्षधर हैं, एकांतवाद की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मैं 3 मिनट मतलब 180 सेकंड में अपनी बात को समाप्त करूंगी। तो ये अनेकांत भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वत्र प्रवाहित है। भगवत गीता में अनेकांत देखिए, त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब आप देखिए ऋग्वेद में वो कह रहे हैं असत्य सच्च परमे व्योमन, ये अनेकांत का प्रतिपादन, असत भी और सत भी। उभयम व एतत् प्रजापतिर निरुक्तं च अनिरुक्तं च, निरुक्त भी और अनिरुक्त भी, निरुक्तम परिमितम अनिरुक्तम अपरिमितम शतपथ ब्राह्मण। आप देखिए वेद ब्राह्मण, फिर क्या कहता है शतपथ ब्राह्मण, तस्य प्रजापतिर अर्धमेव मर्त्यम आसीत अर्धम अमृतम। तो इस प्रकार ये भी है और ये भी है। इस विरोधी चीजों को समझने के लिए हमको व्यवहार और निश्चय कुंदाचार्य के अनेकांत को समझना होगा। अब आप देखें अनंत धर्मात्मकम वस्तु, पूर्व मीमांसकों ने तो अनंत धर्मात्मकम वस्तु और उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत्य के द्वारा प्रतिपादित अनेकांत का प्रतिपादन करने के साथ नामतः अनेकांत उल्लेख भी किया है। पूर्व मीमांसा ने वर्धमानक भंगे च रुचकः क्रियते यदा तदा पूर्वार्थिनः शोकः प्रीतिश्च उत्तरार्थिनः हेमार्थिनस्तु माध्यस्थम तस्मात् वस्तु त्रयात्मकम। वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है। एक कटक को तोड़ा, कुंडल बनाया, वो अलग अलग बात है, पर्याय भेद है, लेकिन सोना चाहने वाले के लिए तो कोई फर्क नहीं। इस अनेकांत को समझना होगा हम शिक्षक और विद्यार्थियों को। अब आप देखिए इस
अनेकांत, किसी ने कहा कि अनेकांत तो संशय है, आप कहते हो ये भी है और ये भी है, ये क्या मतलब हुआ? दृष्टिकोण नहीं समझ रहे वो कह रहे हैं। तो इसका खंडन करते हुए पूर्व मीमांसा दर्शन में कहा वस्त्वनेकांतत्वात् वस्त्वनेकत्वाच्च संदिग्ध प्रमाणता ज्ञानम संदीयते यत्र तत्र न स्यात् प्रमाणता यह अनेकांतिकम वस्तु इत्येवं ज्ञानम सुनिश्चितम। जहाँ संदेह हो कि ऐसी है वहां आप कह सकते हो एकांत है, लेकिन जहाँ इस दृष्टिकोण से ऐसी और इस दृष्टिकोण से ऐसी ये तय हो तो वहां पर प्रमाणता ही सुनिश्चित होती है। तैत्तिरीयोपनिषद, न्याय सूत्र, योग सूत्र आदि ग्रंथों एवं वृत्तियों में भी अनेकांत का समर्थन हुआ है। यह परंपरा आगे तक चली। महर्षि अरविंद ने कहा जीवन की सभी समस्याएं तत्वतः सामंजस्य की समस्याएं हैं। हम जहाँ विरोध दिखाई देता है उसमें सामंजस्य नहीं कर पाते, वो हमारी दिक्कत है। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा के सभी प्रस्थानों में आधारगत एकता है। प्रवचन सार की निम्नलिखित गाथा धर्म की सार्वभौमिक और सार्वकालिक व्याख्या के रूप में स्वीकार की जा सकती है। चारित्तम खलु धम्मो, वेद से लेकर आज तक कौन निषेध करेगा? धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। तो ये आत्मा का जो मोह और राग द्वेष से रहित, मिथ्या दर्शन से रहित परिणाम है, वही साम्य भाव है और साम्य भाव ही धर्म है और चारित्र धर्म को कहते हैं। वैदिक ज्ञान की, भारतीय ज्ञान की वैदिक, बौद्ध और जैन तीनों परंपराओं के उपदेशों का सार कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथ में परिलक्षित है, जिसे या जिसके लिए शत्रु और मित्रों का समूह एक समान हो, जिसके लिए सुख और दुख एक समान हो, जो प्रशंसा और निंदा में एक समान हो, पत्थर के ढेले और स्वर्ण एक समान हो, जो जीवन और मरण में समभाव रखता हो, ऐसा श्रमण अर्थात साधु है। सम सत्तु बंधु वग्गो सम सुख दुखो पसंसण निंद समो सम लोट्ठ कंचनो पुण्य जीवित मरणे समो समणो। प्रवचन सार। ऐसे श्रमण को भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ कहा, वेदांत सार में जीवन मुक्त कहा। मानव जीवन के आदर्श स्वरूप वाली इस स्थिति का चित्रण भारतीय ज्ञान परंपरा की सांझी धरोहर है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि आचार्य कुंद के ग्रंथों में भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्यात्म स्वरूप निहित है, या कहें कि परंपरा प्रवाहित है। और ये जो भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र की बात हमने पहले कही थी कि कितना व्यापक क्षेत्र है भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो उसमें अध्यात्म के रूप में हम बात कर सकते हैं, भाषा के विकास के रूप में बात कर सकते हैं, हम विविध क्षेत्रों के विषय में बात कर सकते हैं। और आप चूंकि अभी पधारे हैं तो बात ये हो चुकी है, लेकिन मैं केवल एक इसके विषय प्रस्तुत कर देना चाहती हूँ कि हम इस भारतीय ज्ञान परंपरा में किन विषयों को ले रहे हैं, जिन विषयों पर आगे शिक्षा सदनों में शोध और इसकी बात है। वेद, वेदांग, उपवेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद में वर्णित आर्ष ज्ञान परंपरा, पुराणों की महत्ता, दर्शन के विविध आयाम के साथ साथ भारत राष्ट्र की सनातनता के वास्तविक स्वरूप, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, संस्कार एवं लोक व्यवस्थाएं, भाषाओं एवं लिपियों का विकास, अंक एवं गणित विद्या, काल गणना की भारतीय अवधारणा, इस पर बहुत शोध हो सकते हैं। प्राचीन शिक्षा पद्धति की उत्कृष्टता, कला, नृत्य, संगीत, वाद्य, स्थापत्य, वास्तु आदि तथा साहित्यिक वाङ्मय की विपुलता, वैज्ञानिक अन्वेषणों की विलक्षण उपलब्धियां और पारिस्थितिकी के अनुरूप तकनीकी दक्षता, आयुर्वेद, चिकित्सा एवं भक्ष्य विचार, योग साधना, पर्यावरण के प्रति भारतीय दृष्टि, कृषि एवं उद्योग का उत्कर्ष, अर्थ चिंतन एवं उपार्जन की शुचिताएं, राजनीति एवं दंड विधान की मौलिकता आदि का समावेश होता है। इनमें से जो विषय अभ्युदय के हैं, जो विषय निःश्रेयस के हैं, वे कुंद के दर्शन में भी देखे जा सकते हैं और उसके माध्यम से विस्तारित किए जा सकते हैं। और शिक्षा सदनों में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों नई शोध, नए आयाम, नए विस्तार के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी ने अपने शोध का और शोध के बाद की अभी तक की जो उनकी शोध यात्रा चली है उसका जिस्ट हमारे बीच में इस व्याख्यान माला के इस व्याख्यान में प्रस्तुत किया। हम बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। और अभी माननीय कुलपति जी को राष्ट्रपति भवन जाना है, महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ उनकी मीटिंग है, तो मैं उनको बुलवाऊं, पर पहले उनके स्वागत के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत होना चाहता हूं।
फोन आ रहा था, मैं देख नहीं पाया हूँ। अच्छा, 2 फोन आए। तिरुपति के वीसी साहब भी आए हैं, तिरुपति से भी वीसी साहब हाँ, आए हैं। तो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों 2 दिन का, कल रात को हम लोग खाली होंगे वहाँ से, कल रात तक के लिए वहाँ। तो तिरुपति वाले हमारे कमरे में बैठे हैं, वहीं सुबह 10 बजे से बैठे हैं साहब। हाँ, कृष्णमूर्ति मेरे कमरे में बैठे हैं। हमने कहा कि क्षमा प्राप्ति हूँ मैं, आप बैठिए, हमें आ रहा हूँ, बैठे। ये सब तो इन लोगों का मैं इस समय बिना सर को चूंकि जल्दी जाना है और उनका हमें संक्षिप्ति से उद्बोधन भी सुनना है, एक बिना किसी औपचारिकता के मेरी एक पुस्तक अभी 5 भाषाओं में, जिनमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, गुजराती और हिंदी, इन 5 भाषाओं की मेरी कविताओं की पुस्तक आई है, उसका लोकार्पण करने के लिए मैं माननीय कुलपति जी से विनती कर रहा हूँ। एक प्रति पर सभी विद्वान हस्ताक्षर करेंगे। सर, आप सौभाग्य से हैं, आपका तो बिल्कुल। आप हमारे कोर्ट मेंबर हैं, प्रोफेसर भोसले जी, लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से थे, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक। फ्रॉम महाराष्ट्र। स्टैंड अलग कर लो। इस पर एक प्रति पर सभी लोग हस्ताक्षर कर दें, जरा वो हम सुरक्षित रखेंगे। हाँ, तीन So you can tell him that you met me. Give my phone number. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सब लोग हस्ताक्षर काव्य प्रसूनांजलि पुस्तक के लेखक प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन सर के स्वागत के लिए मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करता हूँ कि वे शॉल और माला से सर का अभिनंदन करें। वाह, बहुत अच्छा। ऐसे ही लिखते रहिए, और आप लिखते ही हैं। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमोदित करते हैं। आपको बताना चाहता हूँ 57वीं पुस्तक है मेरी ये। हाँ, 57। जल्दी शतक लगे। सर का वक्तव्य करा ले। अर्धशतक तो हो गया। अर्धशतक हो गया, इसलिए मैंने शतक। धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय से मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपना मेरे कमरे में प्रदान करें। नहीं तो कुछ कह देता हूँ। मानसिकता उधर की है। 2 फोन आए, हमने उठाया नहीं, पता नहीं क्या होता है। 2 अलग अलग नंबरों से फोन आए, दिखा तो रहा है राष्ट्रपति भवन। मैं वहाँ कुछ नहीं देखा, नहीं ना, साइलेंट किया है कि आवाज क्षेप होता है, तब देखना 4 है, 2 और हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज प्राकृत भाषा विभाग द्वारा आचार्य सुदीप कुमार जैन जी के निर्देशन में, संयोजकत्व में प्राकृत विभाग में 2 व्याख्यान मालाएं, 2 व्याख्यान मालाओं के 2 व्याख्यान मालाएं 2 हैं, व्याख्यान भी 2 हैं, जिसका प्रथम ये व्याख्यान माला भी आयोजित हुई आचार्य कुंद व्याख्यान माला के अंतर्गत। और इस के लिए हमारे बीच आए हुए, हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं बड़े भाई अग्रज हैं प्रोफेसर उपेंद्र राव जी,
जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व डीन हैं संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज के, और बहुत बड़े कवि हैं, विद्वान हैं, आचार्य हैं, दर्शन शास्त्र के ज्ञाता हैं, सब कुछ हैं। और सौभाग्य से हमारे बीच आए हैं प्रोफेसर भोसले साहब, जो महाराष्ट्र से आए हैं। हमारे विश्वविद्यालय की सभा के, कोर्ट कहते हैं सभा, उसके माननीय सदस्य हैं। सौभाग्य उनका प्राप्त हुआ। मैडम का व्याख्यान जितना मैं सुना है, तो हमेशा से आज से नहीं सुनता आया हूँ इनको, तो बहुत, मैं जब उज्जैन में था तब से इनको जानता हूँ। और मैडम का व्याख्यान हमेशा अच्छा होता है, और इनकी ऊर्जा मैं 25-30 साल पहले जैसी थी उतनी ही आज भी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। ऐसी मैडम सुषमा जी, हमारी डीन साहित्य संस्कृति की डीन प्रोफेसर कल्पना जी, हमारे बीच पूर्व डीन प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी हैं, और जैन भाभी हैं, और सभी हमारे जो अतिथि हैं, विकास तो परिवार के सदस्य हैं, बाकी सभी परिवार सदस्य हैं, और हमारे उधर जो भी बैठे हैं इसके ऑनलाइन माध्यम से, जो आभासी पटल पर अभिषेक जी भी वर्तमान में है, आभासी पटल पर बहुत लोग जुड़े हुए दिख रहे हैं। सभी श्रोतागण, सभी विद्वज्जन, सभी प्रतिभागियों, ये बहुत अच्छा उपक्रम है कि हमारे विश्वविद्यालय में 8 व्याख्यानमालाएं कुल चलती हैं। 8 विशिष्ट हस्तियों, विशिष्ट व्यक्तित्वों को लेकर के प्रतिवर्ष ये व्याख्यानमालाएं होती हैं। और इन व्याख्यानमालाओं का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि एक उस महनीय व्यक्ति को, जिसने अपने अवदान से संस्कृत जगत को या प्राच्य विद्या को, संस्कृत जगत क्यों कहें, प्राच्य विद्या में हमारी सभी आ जाती हैं, पाली प्राकृत से लेकर के पुरातत्व, और जो कुछ कुछ बचता ही नहीं है, कला, संगीत, सब आ जाता है। तो जिन्होंने प्राच्य विद्या के उन्नयन में अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसी विभूतियों का एक तरफ हम स्मरण करते हैं, और दूसरी तरफ उनके नाम पर किसी विशेष पर व्याख्यान सुनते हैं, तो दोहरा लाभ होता है। और हमारा विश्वविद्यालय सफलतापूर्वक प्रतिवर्ष इन व्याख्यानों का आयोजन करता है। अभी मैं जहां से आ रहा हूं, केवल शुभारंभ करा के आ गया हूं, और मंडन मिश्र, आचार्य मंडन मिश्र, जो इस विश्वविद्यालय के ही नहीं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो आज है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, और जगत गुरु रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय जयपुर में है, इन तीनों विश्वविद्यालयों के संस्थापक आचार्य थे। ऐसी विभूति के बारे में व्याख्यान हो रहा है। इसी प्रकार प्रोफेसर वाचस्पति उपाध्याय और जो हमारे पारंपरिक आचार्य हैं, अनेक लोगों के नाम से व्याख्यान मालाएं होती हैं। आज सौभाग्य का विषय है कि प्राकृत भाषा विभाग द्वारा इस समय आचार्य कुंद के स्मरण में बहुत सुंदर व्याख्यान हुआ, और उसमें आज हमारे छात्रों को, जो नए छात्र हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में हमको अपना करिकुलम डिजाइन करना है। उस परिप्रेक्ष्य में हमको रिसर्च और इनोवेशन की बात करनी है। अभी 2 दिन में मंथन करके कल रात को आया हूं देहरादून से, वहां पर 2 दिन ये समागम हुआ। सारे वाइस, मैं समझता हूं 1,500 लोग आए थे, जिसमें से 250 के आसपास वाइस चांसलर थे देश के, और केंद्रीय विश्वविद्यालय के तो प्राय सभी लोग थे। तो हम लोग मंथन कर रहे हैं कि कैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में शिक्षा जगत में उतारा जाए। अगर वह उतर गई तो जो प्राकल्पना है वो साकार होगी, तो भारत विश्व गुरु बनने से नहीं रोक पाएगा कोई भारत को। तो ये परंपरा है। तो शोध की कितनी दिशाएं आचार्य कुंद के व्यक्ति पक्ष को, उनके कर्तृत्व को लेकर के, चाहे समय सार हो, जो उन्होंने निर्देश किए हैं, तो कितने इनोवेटिव रिसर्चेज हो सकती हैं, इन सबका निदर्शन मैडम ने हमारे बीच किया। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में होगी, उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी कंटेक्स्ट में हमको ये बातें करनी है। और इस प्रकार अभी अपराह्न में भी आपके यहाँ एक व्याख्यान होना है। तो मैं इस अवसर पर पूरे विभाग को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, और जो हमारी मनीषी बाहर से आए हुए हैं, इन सभी लोगों को मैं हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, इनका अभिनंदन भी करता हूं कि आप लोगों ने कष्ट सह करके यात्रा में आना, कहीं से आना सरल नहीं है। हवाई जहाज नहीं, पता नहीं किसी हेलीकॉप्टर से जाइए, चार्टर से जाइए, लेकिन तकलीफ तो होती है। कोई जल्दी कहीं जाना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा प्रेम, हमारा सौमनस्य, हमारी एकता, हमारी सहिष्णुता और हमारी जो तितिक्षा है, इन सब के द्वारा सबको रख करके, सारे कष्ट पीछे रख करके आप लोग आए हैं, और आप लोग अपने ज्ञान गौरव से हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं आप सबका अभिनंदन, स्वागत और आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बिल्कुल
शॉल माला बहुत अभिनंदन और जयपुर लाइट की सेवा कार्य बिल्कुल बताइएगा। बताएंगे ऐसे व्यू आप पधारें कभी तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, मैं आता हूँ। 2-3 बार बुलावा आया, जयपुर से नहीं जा पाया। पूरे मार्च में हमने सबको मना कर दिया, बहुत बहुत पैक है यहीं के ऐसे कार्यक्रम में। सर का थोड़ा सा परिचय बता दीजिए, आपका स्वागत करें। ये लो सर आपके कार्यक्रम अच्छा। हमारा ये सौभाग्य है ना, यही तो मुखिया होने का सौभाग्य है कि सबका श्रेय भाग मैं बन जाता हूँ सहज। अक्षत से ही तो अक्षत इसका नाम ही अक्षत है। बहुत अच्छा हुआ सर आप यहाँ आ गए। सर हमारी मीटिंग तय थी, अब जा रहे हैं, थोड़ा सा दूसरे में बात करके फिर निकलूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच। इतनी व्यस्तता के बीच में पधार कर आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उनको मैं समझ वश है, किसी भी पदार्थों के, इंद्रियों के, मन के वशीभूत नहीं है। वो जो कुछ करता है वो षडावश्यक है। और हम जो अभी संसारी हैं तो हमारे लिए अवश्य करणीय जो है वो आवश्यक है। हमको समय करनी चाहिए, हमको प्रायश्चित करना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, तो हमारे लिए तो अवश्य करणीय हो गया आवश्यक। और जो श्रमण है वो चूंकि राग द्वेष को जीत चुके हैं तो वो जो भी करते हैं वो आवश्यक है। अब आप इस तरह व्याख्याएं करने की कला अगर हम शिक्षार्थियों में आए तो शोध को कितने प्रकार से कर सकते हैं, शोध के कितने आयाम खड़े कर सकते हैं, कितने दृष्टिकोणों से हम एक ही बात को समझा सकते हैं। और 10 लोगों ने एक सी बात कही हो तो उसमें अंडरलाइन एक सा क्या है, फर्क क्या है। अभी एक प्रश्न किया हमारे सामने, जैसे मान लो किसी ने पूछा कि कालिदास की विशेषताएं बताओ, तो वो खड़ा हुआ और बोलने लगा कालिदास एक बहुत महान कवि था, उसने संस्कृत में बहुत बहुत ग्रंथ लिखे और उनके ग्रंथों को आज तक लोग पढ़ते हैं। ये 10 वाक्य बोल गया, मैंने कहा 0 नंबर। अरे भाई तू तो अच्छा, ये बहुत अच्छा करा, एक भी विशेषता तो बता ही नहीं। भाई कालिदास ने ये महाकाव्य नाम से कहता है, ये नाटक, ये संस्कृत भाषा में, और उसमें भी उन पात्रों के लिए शौर सेनी आदि प्राकृत का प्रयोग करके किए गए हैं जो। तो अगर हम पर्याय नहीं समझेंगे, विशेष जो अलग है, आपका इतना सा अंगूठे का निशान करोड़ों अरबों खरबों लोगों से अलग है, ये पर्याय अलग है। आंख की इतनी सी पुतली का फोटो दुनिया भर के लोगों का अलग है। अनंत पर्याय एक द्रव्य में रहती है, अनंत धर्मात्मकम वस्तु। अब हम पढ़ते हैं लेकिन विद्यार्थियों को ये समझाएं तो सही कि इस दृष्टि से इतना अंतर है। तो एक क्षेत्र में अगर कोई रिसर्च हो गई तो यूं मत समझो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। भाई इस दृष्टिकोण से कि तुम दूसरे दृष्टिकोण से करो। आप बॉटनी की जब बात कर रहे थे, बॉटनी विषय में इतना, अब जैसे निगोद क्या है, चमोचम जीव क्या, ये जीव क्या है, एक इंद्रिय का कैसे ये होता है, वनस्पति का है, कितनी तरह की वनस्पति है ना। तो ये न जाने क्या क्या चीजों को हम इस साहित्य को पढ़कर शोध में परिणत कर सकते हैं। बहुत स्कोप है। इस दृष्टि से हमको पढ़ना और पढ़ाना और शोध करना चाहिए। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही धन्यवाद मैम सबका समाधान के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कृतज्ञता ज्ञापन और 2 शब्द कहने के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर कल्पना मैम से निवेदन करता हूँ कि वे अरहंत भास्यर्थम गणधर देवी ही गंत्यम सम्मम पणमामि भक्ति जुतो सुदिनाण महोदहि सिरसा। आज हम सभी यहाँ आचार्य कुंदकुंद व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद जी के ग्रंथ सभी हमें शौर्षणी प्राकृत में प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ जितने भी विगत व्याख्यान हुए, अभी जितने भी विगत व्याख्यान हुए हैं, वे सभी शौर्षणी प्राकृत में हुए हैं और इसके माध्यम से शौर्षणी प्राकृत की महत्ता सभी के समक्ष उपस्थित हुई है, स्थापित हुई है। मैं सर्वप्रथम हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ
जो किसी भी कार्यक्रम को करने के लिए तुरंत अपनी मंजूरी देते हैं कि आप शिक्षा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं करिए, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं। मैं अगर उपस्थित हो सका तो जरूर होऊंगा। आज सोचिए कि राष्ट्रपति भवन से इतना फोन आ रहे हैं, उसके बाद भी वो यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कार्यक्रम को उन्होंने शोभा बढ़ाई हमारे कार्यक्रम के। तो उनके प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि वे हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हमारे कुल सचिव महोदय जो वो भी इतने व्यस्त हैं, अभी हम लोग को तिरुपति जाना है, वहां पर पाठ्यक्रम में एक रूपता लानी है कि तीनों विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम में एक रूपता है वो किस तरह से स्थापित हो, ताकि छात्र यहाँ पढ़ रहा है तो और अगर कहीं और जा रहा है तो जिस भी उसमें जा रहा है वो वहां पर आगे अध्ययन कर सके। तो इसकी तैयारी में सब जुटे हुए हैं। मैं भी शायद अगले व्याख्यान वाला में उपस्थित नहीं हो पाऊं क्योंकि उसमें तैयारी करनी है, प्रस्तुत करना है उसको। तो ऐसे कुल सचिव महोदय भी हमें पूरे मतलब समय निकालकर यहाँ उपस्थित होते हैं आपके निवेदन पर कि आपके कार्यक्रम में वो 2 मिनट भी उपस्थित हुए, उनके लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। प्रोफेसर JNU से पधारे प्रोफेसर उपेंद्र राव जी ने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मतलब सर ने बता रहे हैं कि मैंने तुरंत उन्हें कहा और वो तुरंत उपस्थित हुए, उसके लिए भी हम उनको कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने अपने सारगर्भित ज्ञान से समृद्ध किया, उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता। आदरणीय प्रोफेसर सुषमा सिंघवी जी जो मेरी गुरु के साथ साथ बड़ी बहन के रूप में मार्गदर्शक भी रही हैं, हमेशा मुझे मार्गदर्शन दिया है। आपकी विद्वत्ता तो अप्रतिम है। आप आज हम सभी के उपस्थित हुई और सबसे बड़ी बात कि भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यात्म पुरुषार्थ को आचार्य कुंद की दृष्टि से अगर देखें तो अतः धरोहर प्राप्त होगी। इस तरह का विचार प्रदान कर हमें एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है कि हम उस ज्ञान परंपरा को किस तरह से आज के संदर्भ में लोगों के बीच में फैला सकते हैं। मतलब इस तरह का दृष्टिकोण प्रदान करना सही में मतलब इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती, सिर्फ कृतज्ञता ही ज्ञापित करती हूँ। प्रोफेसर सुदीप जी के रचित और प्राकृत गीतिका के लिए आपको सादर आभार कि आपने प्राकृत के लिए इस तरह से एक गीतिका तैयार की जिससे सबके समक्ष उसका महत्व स्थापित हुआ। और आपने जो इस व्याख्यानमाला का आयोजन किया उसके लिए भी मैं कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ कि इसके माध्यम से हम लोगों के सामने शौर्षणी के महत्ता हम स्थापित कर पा रहे हैं। सिर्फ हम आचार्य कुंद क्योंकि सारे उनके ग्रंथ शौर्षणी में हैं, हम उनके ग्रंथों के बारे में बोलेंगे तो शौर्षणी की महत्ता अपने आप हमारे समक्ष उपस्थित होगी और वह जन जन तक पहुंचेगी। आज नाटकों में या किसी भी चीज में सिर्फ हम छाया के रूप में उसको देखते हैं, तो प्राकृत को तो जानते ही नहीं है बच्चा। आचार्य भरत जैसे व्यक्तित्व ने जब उसमें ये कहा कि इसमें ये प्राकृत होनी चाहिए, इनको ये प्राकृत बोलनी है, इनको ये प्राकृत बोलनी है, जब इस तरह की बात की उसको हम लांग कर उसकी छाया कर दें तो वो प्राकृत कहाँ से समझ में आएगी। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि संस्कृत छाया के रूप में हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। बीच में एक सेंटेंस बोलती हूँ, सुदीप जी जैसे जो इतने कर्मठ हैं प्राकृत के प्रति, सेवा के प्रति, अपने को एक अभियान चलाना चाहिए कि संस्कृत के जितने नाटक या काव्य शास्त्र में आजकल क्या किया है, प्राकृत देना ही छोड़ दिया। शकुंतला बोलती है तो प्राकृत देना ही छोड़ दिया है, संस्कृत छाया ही देते हैं। अरे भाई वो तो संस्कृत बोल ही नहीं रही है तो प्राकृत बोल रही है। एक तो हटाया नहीं जाए और एक उसको प्राकृत को पढ़ाया जाए। मतलब ठीक है, आप संस्कृत छाया भी अगर रख रहे हैं तो प्राकृत तो रखिए। प्राकृत को अगर हटा देंगे तो कैसे होगा, कौन पहचान पाएगा उसको। मतलब जिस वजह से आचार्य भरत ने इसको वो किया था कि लोक भाषा हमारी, आज बोलते नीच और उनकी भाषा, अरे जन सामान्य की भाषा है, वो नीच लोगों की भाषा नहीं है, वो जन सामान्य की भाषा है। जो जन सामान्य, आपकी माँ बोलती तो क्या वो नीच हो नहीं हुई ना। तो आप इस तरह की बातों को, इन बातों को भी हमें खंडन करके और सबके सामने लाना पड़ेगा कि इस तरह से नहीं कहा जाए उसे, और इसको सम्मानीय रूप की लोक भाषा, आज सारी क्षेत्रीय भाषाएं जिनमें प्राकृत के शब्द मिल रहे हैं आप सामने कह के गए, तो
अगर ऐसी महत्ता है और उसको हम इस तरह से फैलाएंगे तो ये तो बहुत गलत है। कितना मतलब इतना अमूल्य ज्ञान है, अगर हम उसको सामने लाएंगे तो कितनी बड़ी बात है। समझो तो सही। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम प्राकृत की महत्ता को स्थापित करें और सामने लाएं। मैं पूर्व विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख हमारे विभाग के ही प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ पधारे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी धर्म प्रेमी बंधु और मेरी प्रिय सखी डॉक्टर रंजना जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ आई और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और ऑनलाइन उपस्थित सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाई। सभी छात्र जिनके बिना ये कार्यक्रम शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक्चुअली हमारा लक्ष्य क्या है कि छात्र उस चीज को जाने, और छात्र ही जब इसमें नहीं आएंगे तो उसको कैसे जानेंगे। तो आप लोग उपस्थित हुए और आपने इस ज्ञान को प्राप्त किया, तो आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत आभार। संदेश ने जिस मधुर स्वर में इस मंगलाचरण को प्रस्तुत किया, प्राकृत की महत्ता को प्रस्तुत किया, उसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आभार नहीं आशीर्वाद कि इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, करते रहो। और इस विभाग के सभी शोध छात्र के बिना ये कार्यक्रम संभव नहीं था, उनके सहयोग के बिना। और जो भी प्रत्यक्ष और इसके सह संयोजक विकास चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो विभाग के हर कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करके कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम में जुड़े, प्रोफेसर जय कृष्ण जी का भी हार्दिक धन्यवाद, जो प्राकृत के हर कार्यक्रम में उपस्थित होकर इसकी शोभा बढ़ाते हैं। और प्रत्यक्ष और जो फोटोग्राफर हैं, जिन्होंने इतने हमारी अच्छी तस्वीरें लेकर इस कार्यक्रम को अमर कर दिया, मतलब इसी तस्वीर से आप आगे जान पाएंगे कि क्या है, तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, जिस कार्यक्रम को सफल बनाया, उन सब का भी हार्दिक धन्यवाद। इंजीनियरिंग वगैरह सभी का हार्दिक धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी लोगों का आभार हुआ। मैं हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी विभाग हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो वित्त विभाग हो, सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया और देते रहते हैं। इंजीनियरिंग ने सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही इस सभा भवन में विद्यमान सभी लोगों के लिए गेस्ट हाउस में भोजन के लिए निमंत्रित करता हूं। बच्चे हों, जो भी हों, हर किसी का भोजन वहां तैयार है और हमारी ओर से आपका हार्दिक निमंत्रण है। आप सभी चल के वहां भोजन ग्रहण करें। और ठीक 2 बजे से यहाँ आचार्य विद्यानंद व्याख्यान माला का शुभारंभ होगा, उसमें हम सभी लोग आएंगे। प्रोफेसर नरेंद्र शास्त्री जी उसके वक्ता है और वह यहाँ शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को इस सभा की यहाँ पूर्णता की घोषणा करता हूँ। सभी लोग भोजन के लिए पधारें और भोजन के बाद पुनः सब लोग यहाँ एकत्रित हों और ठीक 2 बजे से हमारी अगली सभा शुरू होगी इसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद।